So, a very good morning, everybody. This is Madhusudan Mishra once again with you with the remaining questions of CA Final GST RTP for November 2020 attempt. बेटा हमने फर्स्ट केस स्टडी पूरी कंप्लीट कर ली थी जिसके अंदर हमारे पास में 5 क्वेश्चन थे और इस पार्ट के अंदर हम इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 और बचे हुए जो आपके MCQs हैं वो कंप्लीट कर कर चलेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स मूव ऑन टू दी कॉन्सेप्ट। तो बेटा यहाँ पर आपके सामने अगली केस स्टडी आ रही है और वो ये आ रही है कि एडवांस ट्रेडर्स इज अ पार्टनरशिप फर्म इन जयपुर। बेटा एडवांस ट्रेडर क्या है? एक पार्टनरशिप फर्म है। किसमें बेटा? जयपुर राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान की बड़ी बातें हो रही है बेटा। पिछला क्वेश्चन भी राजस्थान से ही था ना बेटा, पुलकित राजस्थान से ही था है ना, पिछले क्वेश्चन में पुलकित साहब राजस्थान से ही थे। तो एडवांस ट्रेडर्स इज अ पार्टनरशिप फर्म इन जयपुर राजस्थान। द फर्म हैज ऑब्टेन्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन एट इट्स हेड ऑफिस इन जयपुर। बेटा जयपुर में इन्होंने एचओ को अपने रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस बना रखा है। मतलब कि जो हेड ऑफिस होता है वो क्या दिखा रखा है? रजिस्ट्रेशन के अंदर एक हेड ऑफिस होता है बेटा और एक होता है अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस। आप हेड ऑफिस दिखा सकते हो, इन्होंने हेड ऑफिस जयपुर दिखा रखा है। फर्दर द फर्म इज हैविंग इट्स डिपोट फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स। फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स बेटे करेक्ट करेंगे यहाँ पर, फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स। द फर्म इज हैविंग इट्स डिपोट फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान। मतलब सर इनके पास डिपोट का मतलब होता है बेटा एक स्टोरेज, आप समझ सकते हो वेयर हाउस टाइप, गोडाउन हो गया, वेयर हाउस हो गया, एक छोटी सी जगह हो गई साहब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। जैसे अजमेर डिस्ट्रिक्ट हो गया बेटा, जैसे पाली डिस्ट्रिक्ट हो गया है ना, जोधपुर हो गया, तो वहाँ पर इन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अपने डिपोट बना रखे हैं। ठीक है, और इन डिपोट्स को बेटा इन्होंने एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द जीएसटी। मैंने कहा ना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी आप दिखा सकते हो, क्योंकि स्टोरेज, वेयर हाउस, गोडाउन आप अच्छे से जानते हो बेटा। प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन कहाँ दे रखी होती है? प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन दे रही होती है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 85 के अंदर। कहाँ पर? सेक्शन 2 क्लॉज 85। बेटा प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन हो गई, गुड्स की डेफिनेशन हो गई, सर्विस की डेफिनेशन हो गई 252, 2102, और ये हो गया आपका प्लेस ऑफ बिजनेस 285। फैमिली हो गया बेटा, फैमिली 249, एग्जम्प्ट सप्लाई हो गया बेटा 247। तो ये मेजर बेटा जो डेफिनेशंस हैं, जो मेन डेफिनेशंस है, ये तो कम से कम इनके क्लॉज तो आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज ये सीए फाइनल है। सीए इंटर वालों को मैं बिल्कुल मना करता हूँ, ना आपको सब सेक्शन याद रखने, ना आपको क्लॉज तक जाना है। आप सेक्शन लिख दोगे बहुत है। इसलिए एग्जामिशन नोटिफिकेशन है सर्विसेज वाला 12/2017, उसमें भी कहता हूँ एंट्री नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, यू आर गोइंग टू बिकम मेंबर वेरी सून, तो कहीं ना कहीं बेटा आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ जाएगा और आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। तो आपको सब सेक्शन क्लॉजेस तक याद रखने पड़ेंगे और एंट्री नंबर भी याद करने पड़ेंगे। तो चलो बेटा आगे बात करते हैं। सर ऐसे कैसे सर आप बात करते हो? सर हमारे पास 8 सब्जेक्ट और होते हैं, हाँ 7 सब्जेक्ट होते हैं, मतलब टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं। इतना सारा कैसे याद करें? तो बेटा मैंने भी करा था, ठीक है, मुझे भी करना पड़ा, और जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने बेटा सबको करना पड़ता है। इसलिए ऐसे नेगेटिव थॉट मत लो, ठीक है, अपने ऊपर ऐसे प्रेशर क्रिएट मत करो, अपने आप से अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट मत करो कि साहब मेरे पास बहुत कुछ है। बेटा बहुत कुछ है, सबके पास है, सारे स्टूडेंट्स हैं आप जैसे जिनके पास बहुत सारा लोड है, और सबको ही कहीं ना कहीं ये सब याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बट हाँ एक ही तरीका बेटा रिवीजन, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा उस चीज़ को बार बार देखेंगे, अपने आप वो चीज़ आपके जहन में चली जाएगी, अपने माइंड में ऑटोमेटिक फीड हो जाएगी। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर बात तो सही कर रहा हूँ। आगे आ रहा है बेटा, फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड अबाउट द फर्म फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। बेटा जुलाई महीने से रिलेटेड आगे डिटेल्स दे रखी हैं। ये तो कहानी थी बेटा, ये तो क्या थी? कहानी के साहब। हाँ ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम है एडवांस ट्रेडर्स, जिसका नाम क्या है? एडवांस ट्रेडर्स, और वो जयपुर में रजिस्टर्ड है। अब देखते हैं बेटा जुलाई महीने से रिलेटेड क्या डिटेल्स इन्होंने अपन को दे रखी है। एडवांस ट्रेडर्स रिसीव्ड गुड्स वर्थ ₹5 लाख फॉर विच जीएसटी इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। बेटा गुड्स के ऊपर रिवर्स चार्ज लग रहा है। वैसे देखा जाए तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। गुड्स जिस पे रिवर्स चार्ज लगता है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। स्टिल क्वेश्चन आगे पढ़ना जरूरी है कि आखिर ये पूछ किस बारे में रहा है, मतलब जो क्वेश्चन किस रेस्पेक्ट में बेटा आपसे पूछा जा रहा है वो हमें पता होना जरूरी है। द गुड्स वर रिसीव्ड ऑन 25th ऑफ जुलाई, द सप्लायर इशूड इनवॉइस ऑन 24th ऑफ जुलाई एंड पेमेंट फॉर द सेम वॉज मेड बाय एडवांस ट्रेडर्स ऑन 30th ऑफ जुलाई। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अकाउंटेंट द ट्रांजेक्शन वॉज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 1st ऑफ अगस्त। तो बेटा हमारे पास कौन नहीं था? हमारे पास में जो है वो अकाउंटेंट साहब नहीं थे, इसलिए 1 अगस्त को बुक्स में एंट्री। बेटा क्वेश्चन देखते मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये टाइम ऑफ सप्लाई से पूछेगा क्वेश्चन, ये टाइम ऑफ सप्लाई से 100% पूछेगा। मैंने क्या बोला? रिवर्स चार्ज ऑफ गुड्स सिलेबस में नहीं है, लेकिन रिवर्स चार्ज ऑफ गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई सिलेबस में है, ये ध्यान रखना। जो आरसीएम नोटिफिकेशन है वो नहीं है,
बट उसका टाइम ऑफ सप्लाई है। गुड्स के रेस्पेक्ट में जो आरसीएम नोटिफिकेशन है वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई सिलेबस में है। और ये टाइम ऑफ सप्लाई से ही लग रहा है क्योंकि देखो गुड्स की रिसिप्ट की डेट दे रखी है, गुड्स की रिसिप्ट की डेट दे रखी है बेटा, इनवॉइस की डेट दे रखी है, इनवॉइस की डेट से 31 डेज। सेक्शन नंबर 13 याद करो, यहाँ पर ही मुझे सेक्शन नंबर 13 फटाफट से बता दो साहब। तो सेक्शन नंबर 13 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 13 बोलता है कि गुड्स की रिसिप्ट की डेट, पेमेंट की डेट, और पेमेंट की डेट कौन सी वाली पेमेंट की डेट? उसको पहुंचने वाले नहीं, मेरे से जाने वाले रेसिपिएंट के पास से डेबिट होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट में डेबिट हो या चाहे बुक्स में रिकॉर्ड हो, ठीक है। और तीसरी चीज 31st डे, सर्विस में होता है 61st डे, हमारे यहाँ गुड्स में होता है 31st डे, क्योंकि बात बेटा किसकी हो रही है? गुड्स की बात हो रही है। जहाँ पर गुड्स की बात हो रही है, ये देखो किसकी बात हो रही है बेटा? गुड्स की, ये रहा, गुड्स की बात हो रही है, ठीक है। हाँ सर ठीक है, आगे चलें। हाँ सर आगे चलो। अगला बी ऑप्शन में दे रखा है सर, इन द मंथ ऑफ जुलाई एडवांस ट्रेडर्स इशूड। एक काम करो बेटा, यहाँ पर अपन बी पढ़ते हैं, बट 2 मिनट के लिए, भले अभी मैंने एमसीक्यू नहीं पढ़ा हो, आप मुझे टाइम ऑफ सप्लाई निकलवा दो। तो मैं क्वेश्चन नंबर मतलब केस स्टडी का एक यहाँ पर ए पार्ट का टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना चाहता हूँ। एमसीक्यू पूछ लेगा तो बढ़िया, अपना ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। ये देखो, ये बेटा लास्ट केस स्टडी जो अपने डिस्कस करी थी उसके नोट्स हैं, ठीक है। हाँ सर, ये उसके नोट्स हैं। फिलहाल अपन को कहाँ चलना है सर? नीचे चलना है, ताकि हम आज की नोटिंग कंप्लीट कर सकें यहाँ से। तो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स केस स्टडी नंबर 2। ठीक है बेटा, हाँ। और केस स्टडी नंबर 2 के अंदर हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सर, क्वेश्चन नंबर सेंटर में डालना था, भूल गए आप। हाँ बेटा, मेरे को याद है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। क्या निकालना है? टाइम ऑफ, बेटा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो गुड्स के टाइम ऑफ सप्लाई की कहीं ना कहीं यहाँ पर बात हो रही है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताओ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए कौन सा सेक्शन लगता है बेटा? तो सारे बच्चे कह रहे हैं सर सेक्शन नंबर 12 लगेगा या 13 लगेगा? 12 लगेगा बेटा। 13 किसका होता है? सर्विस का। 12 किसका होता है? गुड्स का। 12 लगेगा। और 12 के अंदर क्या बोला बेटा? आरसीएम के अंदर, सप्लाई अंडर आरसीएम। तो अगर बेटा सप्लाई आरसीएम में कवर हो रही है आपकी, सप्लाई किस में कवर हो रही है बोलो? सप्लाई बेटा अंडर आरसीएम अगर कवर हो रही है, तो फॉर द टाइम बिंग मैं क्या बोलकर चलूँगा बेटा? फॉर द टाइम बिंग में बोलकर चलूँगा कि रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसिप्ट, RECIPT, रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, मतलब बेटा जिस तारीख को आपको गुड्स रिसीव हुआ वो तारीख। दूसरा बेटा मैं बोलूँगा पेमेंट की तारीख, पेमेंट डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट, पेमेंट डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट, या फिर पेमेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेटा या तो बुक्स में एंट्री हो गई हो, पेमेंट एंट्री हो गई हो, है ना, पेमेंट एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और बेटा तीसरा होता है 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस। सप्लायर ने बेटा माना सप्लायर के इनवॉइस की इंपॉर्टेंस नहीं है जीएसटी में, क्योंकि रिवर्स चार्ज में कवर हो रहा है, और रिवर्स चार्ज में कवर हो रहा है बेटा तो आरसीएम वाला चलेगा, सेल्फ इनवॉइसिंग चलेगा, है ना। सेल्फ इनवॉइसिंग, अभी सेल्फ इनवॉइसिंग ठीक है, लेकिन जो टाइम हमें काउंट करना है 30 दिन का, वो सप्लायर के इनवॉइस से करना है। ऐसा तो है नहीं सप्लायर ने इनवॉइस नहीं दिया होगा, इनवॉइस तो दिया होगा ना बेटा, इनवॉइस दिया तभी तो मैं पेमेंट करना है ना। तो क्या बोलूँगा मैं? 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस, सप्लायर्स इनवॉइस, 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस। तो सप्लायर की इनवॉइस है 31वां दिन बेटा, विच एवर इज अर्लियर। इन सब में जो भी अर्लियर है वो, तो यहां पर ऐसे करके मैं लिखूंगा विच एवर इज अर्लियर, इन सब में जो भी अर्लियर है। बेटा मेरे केस के अंदर एक एक करके आप डेट डलवाओगे मुझे, फटाफट से आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। गुड्स रिसीव हुआ 25 जुलाई को बेटा, सप्लायर का इनवॉइस है 24 जुलाई को, सप्लायर का इनवॉइस है 24 जुलाई को। पेमेंट किया है बेटा कब? पेमेंट है 30 जुलाई को, ठीक है। तो 25 जुलाई को माल आ गया था, 30 जुलाई को मैंने पेमेंट कर दिया। इनवॉइस बेटा 24 जुलाई की है, और मेरे बुक्स में कब रिकॉर्ड हुई है? 1 अगस्त को, बिकॉज अकाउंटेंट साहब नहीं आ पाए तो 1 अगस्त को हमने रिकॉर्ड करी, ठीक है। जैसा भी है दिक्कत नहीं है। तो मुझे मेन डेट कौन सी याद रखनी है बेटा? 25 जुलाई, 24 जुलाई, 30 जुलाई और 1 अगस्त, ठीक है। तो साहब डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स क्या थी? सारे बच्चे बोलेंगे साहब 24 ऑफ अगस्त, हाँ कि ना? हाँ सर। बेटा पेमेंट डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट, मैंने पेमेंट कब कर दिया था? 25 अगस्त,
25 ऑफ अगस्त को मैंने पेमेंट कर दिया था। एंट्री हुई थी बेटा एक सेकेंड, इट्स जुलाई और अगस्त बेटा, 1 अगस्त को तो हुआ था मामला, ये जुलाई चल रहा। हाँ 25 जुलाई, 30 जुलाई और 24 जुलाई। यार डेट याद रखना बड़ा मुश्किल काम है नहीं। हाँ 25, 30 और 24, 25, 30 और 24, ठीक है, 25, 30 और 24, ठीक है। तो 25 जुलाई है बेटा, ये है ना, ये बेटा जुलाई है, और ये तो गलत लिखा है मैंने। 25, 30 को मैंने पेमेंट करा था, 30 जुलाई, 24 बेटा जुलाई, और पेमेंट 1 अगस्त को हुआ था, और 31 डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस। अभी सप्लायर इनवॉइस बेटा कितनी तारीख को था? सप्लायर का इनवॉइस था शायद 25 तारीख का, इफ़ आई एम 100% करेक्ट, यस, नहीं 24 को। गुड्स मेरे को 25 को मिला था, इनवॉइस एक दिन पहले ही आ गया था। मैंने 30 जुलाई को पेमेंट कर दिया था, तो इनवॉइस एक दिन पहले आया था। तो अगर 24 को मुझे गुड्स रिसीव हुआ था, एक सेकेंड, 25 को गुड्स रिसीव हुआ है और 24 को, अरे साहब क्या चल रहा है, हाँ 25 को गुड्स रिसीव हुआ है, 24 का इनवॉइस है बेटा। अब बिल्कुल इस बार बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो देखो इधर 25 को गुड्स रिसीव हुआ और 24 का क्या है इनवॉइस बेटा। 24 से 30 दिन गिनेंगे, 24 ऑफ जुलाई, यहाँ से अपन कितने दिन देखेंगे, 31 डे कौन सा आ रहा है, तो 30 दिन गिनने बेटा। 24 से हिसाब लगा लो, जुलाई अगस्त 31 का होता है बेटा, 31 माइनस 24, तो ये हो गए 7 दिन। और 7 दिन किस में से माइनस कर दूंगा मैं, बोलो 30 दिन में से। 30 दिन में 7 दिन, 23 दिन, 23। तो बेटा 23 के बाद आता है, 23 के बाद आता है 24, यानी फिक्स देखा जाए अगर तो बेटा 24, 24 ऑफ अगस्त, ये होता है बेटा आपके 30 दिन। बोलो हाँ के ना, हाँ सर। कैसे किया? 24 के बाद मैंने कितने दिन गिने बेटा, 7 दिन। 7 दिन में महीना खत्म हो गया, जुलाई खत्म हो गया। उसके बाद चालू हुआ अगला महीना, और मेरे को कितने दिन देखने, तो 23 आएगा। 23 में एक और जोड़ूंगा क्योंकि अगला दिन वो आपका आएगा टाइम। तो देखो इन सब में से बेटा पहले कौन सा हो रहा है, सबसे पहले विच एवर इज अर्लियर। 30 जुलाई अर्लियर है, 25 जुलाई अर्लियर है, 1 अगस्त की 24 अगस्त बेटा 25 जुलाई अर्लियर है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि यहाँ पर मुझे सप्लायर के इनवॉइस से कोई लेना देना नहीं होता, तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स 25 जुलाई इज द आंसर। किधर गया ये रहा बेटा, ये आंसर आपका टाइम ऑफ सप्लाई ये निकल कर आएगा। 25 जुलाई आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल कर आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि देखो पेमेंट मैं बाद में ही कर रहा हूँ, पेमेंट मैं पहले नहीं कर रहा हूँ, और मैंने गुड्स रिसीव पहले कर लिया, और जो 31 डे है वो भी बाद में आ रहा है, और जो एंट्री है बुक्स में वो तो बेटा 1 अगस्त को हुई है। कब हुई है? 1 अगस्त को। बेटा एंट्री होनी कब चाहिए थी? एंट्री होनी कब चाहिए थी? एंट्री कभी भी हो बेटा, यहाँ पर गुड्स रिमूवल की बात तो ही नहीं रही है, यहाँ तो गुड्स रिसीव की बात हो रही है। तो मैं अपनी बुक्स में कभी भी जो है पेमेंट की एंट्री करूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ के ना, हाँ। और यहाँ पर वही अकाउंटेंट वाली बात वही है बेटा कि जो देखो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन वाज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 1 अगस्त। तो बेटा यहाँ पर सप्लायर की बात नहीं हो रही, रेसिपिएंट, तो रेसिपिएंट तो कभी भी कर सकता है, ठीक है कि नहीं? हाँ सर ठीक है। उसके बाद आ रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई एडवांस ट्रेडर इशूड वाउचर्स वर्थ ₹2 लाख। बेटा जुलाई के महीने में, आई होप बेटा यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है ना। फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट अपन ने बिल्कुल क्लियर कट कवर कर लिया। अब मैं आगे बात कर रहा हूँ किसकी, बी पॉइंट की। इन द मंथ ऑफ जुलाई यानी जुलाई के महीने में एडवांस ट्रेडर्स वाउचर्स इशू करता है कितने के? 2 लाख के, ठीक है। अभी वाउचर को लेकर बेटा मैंने पिछले लेक्चर में भी पूरा डिस्कशन करा था। केस स्टडी 1 समझाते वक्त भी एक ऑप्शन आया था जहाँ पर वाउचर की बात हुई थी, बहुत डिटेल में डिस्कस करा था। वाउचर की टाइम ऑफ सप्लाई किस हिसाब से कैलकुलेट होती है, वो भी उसी हिसाब से होगी। गुड्स का वाउचर है तो सेक्शन 12 लगेगा, सर्विस का वाउचर है तो सेक्शन 13 लगेगा, ठीक है। क्या बोला? अपने कस्टमर को बेटा इशू करा विच वर एलिजिबल टू बी रिडीम्ड अगेंस्ट आइडेंटिफाइड गुड्स। बेटा गुड्स अगर आइडेंटिफाइड है एट द टाइम ऑफ इशू, तो वही डेट ऑफ इशू ही क्या हो जाती है? टाइम ऑफ सप्लाई। और गुड्स आर नॉट आइडेंटिफिएबल एट द टाइम ऑफ इशू, तो बेटा डेट ऑफ रिडम्पशन बनती है आपकी क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। और यहां पर बेटा 2 लाख के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 2 लाख के रेस्पेक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकल जाएगा बताओ? डेट ऑफ इशू, DOI, डेट ऑफ इशू। आगे आ रहा है बेटा ऑल्सो सर्टेन सेट ऑफ कस्टमर्स वर इशूड वाउचर्स ऑफ 5 लाख। मतलब एक तो 2 लाख का इशू करा मैंने, 2 लाख के वाउचर अलग इशू करें, 5 लाख के वाउचर अलग इशू करें, ठीक है। हाँ सर। द सेड वाउचर्स वर एलिजिबल टू बी रिडीम्ड अगेंस्ट एनी सप्लाई ऑफ गुड्स इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। बेटा कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स, एनी सप्लाई ऑफ गुड्स। और जब आप एनी सप्लाई की बात करते हो साहब, तो मुझे नहीं पता ना कि ये इससे नमकीन खाएगा कि इससे बिस्कुट खाएगा, ये इससे शर्ट खरीदेगा या इससे जीन्स खरीदेगा या इससे कोई टेलीविजन या मोबाइल फ़ोन खरीदेगा, मुझे नहीं पता। और जब तक मुझे गुड्स आइडेंटिफाइड नहीं है बेटा, मैं कौन सा रेट लगाऊंगा बताओ? तो जब तक वो उस वाउचर को रिडीम नहीं करता, मैं वहाँ पर
रेट नहीं लगा सकता, रेट डिटरमाइन नहीं हो पाएगी। इसलिए हम बोलते हैं बेटा कि तू एक काम कर, जिस वक्त यूज करेगा इस वाउचर को, जिस वक्त इस वाउचर को तू रिडीम करेगा, वही डेट मतलब उसी वक्त पता लगेगा, तो बस उसी वक्त तो टैक्स लगा देंगे। और जहां पर पहले से आइडेंटिफाइड है, साहब मैंने आपको एक वाउचर दिया और बोला कि इससे आप सिर्फ और सिर्फ मूवी देख सकते हो, तो मुझे पता है रेट 18% का है, तो जब मुझे पता है ये मूवी के लिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों पल्ले रोज यूज किसके लिए करोगे, मूवी देखने के लिए करोगे ना। और जहां पर प्री डिटरमाइंड है हमें कि वाउचर किस लिए यूज होगा, वहां पर हम उसी दिन डेट ऑफ इशू पर ही क्या निकाल देंगे उसका, बोलो क्या निकाल देंगे, टाइम ऑफ सप्लाई निकाल देंगे, हाँ क्या ना, हाँ सर। तो यहाँ पर बेटा सिंपल सी बात है, अगर मैं डायग्राम बना दूँ बी के लिए, बेटा बी के लिए 5 लाख और 2 लाख अलग अलग है, ठीक है। तो बी पॉइंट के लिए आ जाओ। ये कौन सा पॉइंट कवर करा था बेटा अपन ने, ए पॉइंट, टाइम ऑफ सप्लाई का ये ए पॉइंट था इस केस स्टडी का, वो मैंने कवर करा था। अब मैं बेटा बी पॉइंट कवर करूँगा इस केस स्टडी का, ठीक है कि नहीं है, हाँ सर ठीक है। बी पॉइंट कवर करूँगा और बी पॉइंट किस बारे में बात करेगा वो देखते हैं, ठीक है। हाँ बेटा बी पॉइंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वाउचर की बात कर रहा है, ठीक है। और मैं इसमें टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स की बात करूँगा, आ जाओ, VOUCHERS वाउचर्स, ठीक है। और गुड्स के वाउचर्स है ना बेटा, तो सेक्शन नंबर कौन सा लगेगा, 12 लगेगा। और टाइम ऑफ सप्लाई की बात अपन यहाँ पर कर चलेंगे, हाँ क्या ना, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, इसकी बात अपन यहाँ करके चलेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर बेटा 2 तरीके के वाउचर्स हैं। कितने तरीके के वाउचर्स हैं, 2 तरीके के वाउचर्स हैं, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है बेटा। एक वाउचर आपके पास में कितने लाख का, 2 लाख का, 2 लाख के मतलब एक सेट ऑफ वाउचर्स है, और 5 लाख के बेटा आपके पास में एक सेट ऑफ वाउचर्स है। अब अगर मैंने 2 लाख के वाउचर्स इशू करे बेटा, तो इनके रेस्पेक्ट में क्या हो रखा है, बोलो नीचे वाले पेज पाऊंगा मैं, इनके रेस्पेक्ट में क्या हो रखा है, इनके रेस्पेक्ट में बेटा जो मतलब गुड्स हैं वो आइडेंटिफाइड है, क्या बोलेंगे, गुड्स आर आइडेंटिफाइड, गुड्स आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ, क्या बोलेंगे, एट द टाइम ऑफ, गुड्स आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ इशू, मतलब जिस वक्त मैं इशू कर रहा हूं उस वक्त गुड्स आइडेंटिफाइड है क्या, हाँ। और बेटा इसमें क्या लिखूंगा, गुड्स आर नॉट आइडेंटिफाइड, क्या लिखूंगा, गुड्स आर नॉट आइडेंटिफाइड या अनआइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड, गुड्स आर अनआइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ, गुड्स आर अनआइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ इशू, मतलब जिस वक्त मैं इशू कर रहा हूं क्या मुझे गुड्स के बारे में पता है, नहीं पता साहब कि ये किसके लिए यूज़ होगा। बेटा ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जो आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो बेटा इस केस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, और बेटा यहाँ जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, डेट ऑफ इशू नहीं, रिडेम्पशन। वेरी गुड, इसका मतलब सो नहीं रहे हो आप, जाग रहे हो बेटा, डेट ऑफ रिडेम्पशन, तो डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। बेटा कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, बोलो, हाँ सर बिल्कुल क्लियर। आगे चलें, हाँ सर आगे चलो, आगे चलते हैं बेटा और देखते हैं पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर सी बोल रहा है मिस्टर एक्स अ पार्टनर इन द फर्म, मतलब मिस्टर एक्स भाई साहब एक इंसान है और वो फर्म में पार्टनर है, जो एडवांस ट्रेडर फर्म है उसके अंदर पार्टनर है। बुक्ड अ होटल इन उदयपुर राजस्थान फॉर द वेडिंग ऑफ हिज डॉटर, डॉटर टन टन, बेटा डॉटर कहाँ से आ गई, बेटा बच्चा जो होता है वो पर्सनल होता है, बिजनेस नहीं होता। बच्चा बिजनेस कैसे होगा, पार्टनर है फर्म का और शादी है बच्चे की। अच्छा चलो देखते हैं बेटा आगे क्या होता है, देखते हैं। अक्टूबर के महीने में शादी, बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। अब मिस्टर एक्स को बेटा हमें भी कार्ड भेजना चाहिए, हम इसकी केस स्टडी सोल्व कर रहे हैं तो कार्ड तो बेटा हमारे पास भी आना चाहिए, फीस आए ना आए, है ना। देखो सही बात है कि नहीं है, हाँ सब बात तो सही है, कम से कम खाना तो खा के आएंगे बेटा। उदयपुर में शादी है बेटा, उदयपुर में तो आपको पता है डेस्टिनेशन मैरिज होती है बेटा, फोर्ट ऑफ उदयपुर है ना। द एडवांस अमाउंट ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख का एडवांस अमाउंट दिया बेटा बुकिंग के लिए, होटल बुक करने के लिए 5 लाख का एडवांस अमाउंट दिया बाय वे ऑफ ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम द करंट अकाउंट ऑफ एडवांस ट्रेडर्स इन जुलाई। गलत बात भाइयों बहनों, ये क्या हो रहा है, फर्म के पैसे का इस्तेमाल बेटी की शादी के लिए हो रहा है। इनकम टैक्स की ऐसी की तैसी कर दी साहब इन्होंने, रेम्यूनरेशन मिलता एज पर दी लिमिट्स जो फर्म के लिए होती है,
उसमें से खर्च करते हैं ना बेटा, जो आपका पैसा उसमें से खर्च करो, जो आपको पार्टनरशिप से मिल रहा है वो आपका है, उसमें से खर्च करो। लेकिन आप तो पार्टनरशिप का पैसे ही उड़ाए जा रहे हो डायरेक्ट। अच्छा, होटल चार्ज जीएसटी, और क्वेश्चन वाला इतना बेवकूफ़ है अपन को जीएसटी भी बता रहा है कि साहब 28% से जीएसटी लगाया होटल वाले ने एडवांस के ऊपर। हमें भी पता है बेटा सर्विस के केस में लगता है, गुड्स के केस में नहीं लगता। अच्छा, गुड्स के केस में एडवांस में लगता है क्या? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो, गुड्स के केस में एडवांस पे जीएसटी लगता है क्या? जो बच्चा हाँ बोलेगा वो पागल है बेटा। क्या पढ़ा फिर? ये तो पुराना अमेंडमेंट है 66/2017, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 ही तो था। हाँ, फिर उसी से एग्जाम्प्ट करा दिया था साहब, और बोला था ना 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 नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? गुड्स के ऊपर एडवांस में जीएसटी नहीं लगाएंगे। 66/2017 ही था, शायद 17 था, 18 था, 17 था। तो समझने की बात क्या है? समझने की बात साहब ये है कि गुड्स के केस में एडवांस पे जीएसटी नहीं लगेगा, सर्विस के केस में लगेगा। लेकिन साहब ये तो घर वालों की शादी हो रही है यहाँ पर, क्या करूँ मैं इसका? बोलो। रिसिप्ट वाउचर, ये देखो, इशूड अ रिसिप्ट वाउचर ऑन द अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस, और वो रिसिप्ट वाउचर दे रहा है जीएसटी लगाकर। मुझे बस ये बताओ बेटा, सिर्फ इतना सा कि क्या यहाँ पर एडवांस ट्रेडर्स को, मैं लिखूंगा भी नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे, मैं इसको अपनी कॉपी में भी नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ यहाँ लिखकर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या एडवांस ट्रेडर को बेटा आईटीसी मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? सारे बच्चे कह रहे हैं साहब नहीं मिलेगा। बहुत शानदार जवाब बेटा आप सभी का, दिल खुश कर दिया आपने, दिल गार्डन हो गया बेटा। क्योंकि सेक्शन नंबर अरे बोलो ना, सेक्शन नंबर 16, हाँ बिल्कुल सही है बेटा। सब सेक्शन नंबर 1, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। 16(1) खुद बोलता है नॉन बिजनेस। 16(1) मतलब सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 1 खुद बोलता है, क्या बोलता है कि बेटा बिजनेस और नॉन बिजनेस, बिजनेस के लिए क्रेडिट मिलेगा, नॉन बिजनेस के लिए क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये नॉन बिजनेस है, ये पर्सनल है। और सुनो आपका प्यारा सेक्शन बेटा जो कभी आपका पीछे नहीं छोड़ेगा जिंदगी में, सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5 ब्लॉक्ड क्रेडिट। ये पढ़े बिना आप जीएसटी मतलब सीए नहीं बन सकते। 17(5) पढ़े बिना आप सीए नहीं बन सकते। तो बेटा 17(5) की कहानी कुछ ऐसी है कि वहां पर साफ साफ बोला हुआ है पर्सनल एक्सपेंसेस जी, क्लॉज जी, घर का एक्सपेंडिचर। सेक्शन नंबर 17 का सब सेक्शन नंबर 5 का क्लॉज जी, मैं सारे क्लॉजेस बेटा मेमोरी टेक्निक से याद कराता हूँ। G4 घर का एक्सपेंडिचर, H4 हाय लुट गए, बर्बाद हो गए, माल जल गया, डिस्ट्रॉय हो गया, क्लॉज H आता है। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो आप, वो तो मैं सही कहता हूँ हमेशा ही। तो 17(5) में क्या लिखा हुआ है? 17(5) में ये लिखा हुआ है मेरे भाई कि आप घर का एक्सपेंडिचर मतलब पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए क्रेडिट बुक नहीं कर सकते, आपको आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा मालिक। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर आईटीसी आपको अवेलेबल नहीं होगा। मैंने दोनों सेक्शन का रेफरेंस दे दिया, सेक्शन नंबर 16(1) जो बिजनेस नॉन बिजनेस की बात करता है, और 17(5) का क्लॉज जी जो आपका क्रेडिट ब्लॉक करता है। हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में हमको आ गया, आगे चलिए। फिर आता है बेटा आपके पास में पॉइंट नंबर डी, एडवांस ट्रेडर्स मेड अ सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ ₹25 lakhs ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। बेटा जुलाई के दौरान हमने 25 लाख का माल बेचा। कितने का माल बेचा बेटा? 25 लाख का जुलाई के दौरान, ठीक है, जुलाई मंथ की बात हो रही है। टैक्स पीरियड कौन सा है? टैक्स पीरियड है जुलाई। आउट ऑफ द अफोरसेड जुलाई मतलब आउट ऑफ द अफोरसेड सप्लाई मतलब 25 लाख में से गुड्स वर्थ ₹5 लाख वर नॉट लायबल टू जीएसटी। However, advanced traders inadvertently charged GST on such goods and collected the same from the customer. पाप का पैसा लिखो, पाप का पैसा, ये पाप का पैसा है साहब, ये पाप का पैसा है। नील रेटेड गुड्स पर जिस पे जीएसटी नहीं लगता, जो जीएसटी के लिए लायबल नहीं थे, चाहे तो एग्जेम्प्ट बोल लो मेरे मालिक, चाहे तो एग्जेम्प्ट बोल लो, चाहे तो इसे नील रेटेड बोल लो, जो आपकी इच्छा बेटा आप इसे बोल सकते हो। बट समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है मालिक कि इस पे जीएसटी नहीं बनता, लेकिन भाई साहब ने इनएडवर्टेंटली लगा दिया और कलेक्ट कर लिया कस्टमर से। समझे नहीं समझे? समझे सर। और ये पैसा पाप का पैसा है, अपने पास नहीं रख सकते बेटा। सेक्शन चिल्ला के बोल रहे हो आप सभी के सभी 76, और आप सभी सही हो। सेक्शन नंबर 76, टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट। क्या बोला? बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट। क्या बोला? अरे हाँ अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। सेक्शन 76 कलेक्टेड बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट। बोलो हाँ के ना? हाँ सर बेयर लॉ में दिखाओ। सर हम नहीं मानते आपकी बात को बेटा। मैं इसलिए इस बार तो मैंने फाइनल वालों के लिए बेकायदा बेयर लॉ साथ में खोल के रखा। मैंने कहा साहब बेयर लॉ तो खोलना ही पड़ता है बार बार, तो एक काम करो बेयर लॉ खोल के रख लो। तो पूरी आरटीपी जब भी मैं पढ़ाऊंगा बेटा, कोई भी सेक्शन रेफर करना होगा हम डेफिनेटली रेफर करेंगे बेयर लॉ से। और क्योंकि मैं 76 की बात करता हूँ तो चलो बेटा सवारी करते हैं सेक्शन नंबर 76 की, और दौड़ते हुए चलते हैं सेक्शन नंबर 76 के पास। ये 85, अरे ये तो 85 आ गया बेटा, ऊपर निकल गया 76। तो चलो 76 कहाँ है बेटा? आजा। ये आया बेटा 79,
और अब आएगा 76। कहाँ भागेगा बेटा, अपन से बच के कहाँ भाग सकता है 76? आप सब बताएंगे मेरे को। सर 74, अरे सर थोड़ा धीरे चलो, नीचे निकल गया, बस पहुँच गया। आहा, टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट, सेक्शन नंबर 76। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इधर दिख रहा है कि इधर दिख रहा है? सर वो देखो ऊपर कोने में लिखा हुआ है कि नहीं है? इधर 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 इधर, अरे इधर यार। हाँ मतलब कहने का मतलब आपको दिख गया होगा। सर ऐसा उंगली से मत दिखाओ, आप मार्कर से दिखा दो। ये देखो बेटा, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखो मार्कर से दिखा देता हूँ 76। अब तो दिख गया? हाँ सर अब तो दिख गया सर, आंखें खराब थोड़ी ना हमारी, कैसी कैसी बात करते हो आप। इधर आओ, क्या लिखा हुआ है? नॉट विद बेटा, नॉट विद स्टैंडिंग वगैरह छोड़ो, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ। नॉट विद स्टैंडिंग का क्या मतलब होता है, नहीं समझा है, समझना है, केस स्टडी नंबर 1 जाके देख लो, वरना फिर आप मैसेज करके बोलते हो सर आप बड़े बड़े लेक्चर बना देते हो। एक केस स्टडी कराने में आपने 1.5 घंटा लगा दिया। अरे यार समझाया भी तो सही मैंने तुमको। फिर आ जाओ इधर, यहाँ से पढ़ो। एवरी पर्सन हु हैज़ कलेक्टेड फ्रॉम एनी अदर पर्सन एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द टैक्स। समझे नहीं बेटा, टैक्स के नाम पे लिया है। दिक्कत ये नहीं है पैसा लिया है, पैसा लिया है ये दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा बेटा टैक्स के नाम पे लगा है, उस पर सील टैक्स के नाम की लगी हुई है। और टैक्स के नाम से अगर आप पैसा लेते हो बेटा तो वो पाप का पैसा होता है, क्योंकि वो आपका नहीं होता है, वो गवर्नमेंट का होता है। तो बेटा हैज़ नॉट पेड द सेड अमाउंट टू द गवर्नमेंट, अगर आपने उसे गवर्नमेंट को पे नहीं करा, शेल फोर्थ विद पे द सेड अमाउंट टू द गवर्नमेंट, बेटा देना पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव वेदर द सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द अमाउंट वॉज कलेक्टेड वॉज टैक्सेबल और नॉट। समझे नहीं ना बेटा, टैक्सेबल है चाहे टैक्सेबल नहीं है, अगर आपने टैक्स के नाम से कोई भी पैसा लिया है, मतलब ये टैक्सेबल है और टैक्स ले रहे हो तो भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। यार एक बात हो, 18% टैक्स लगता है, मैंने 18% टैक्स ले लिया, ये जो ले लिया ये भी तो गवर्नमेंट को देना है, और टैक्स लगता ही नहीं है फिर भी ले लिया तो भी बेटा गवर्नमेंट को ही देना है। अब गवर्नमेंट देखेगी कि अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है, ट्रेसेबल है, तो उसको रिफंड हो जाएगा, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड इंसान तब बेचारा खरीद के चला गया गाँव, छोटे से गांव में रहता है, अब गवर्नमेंट इसको कहाँ से ढूंढेगी, क्योंकि ये तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई हो गई बेटा, अनरजिस्टर्ड पर्सन तो बहुत सारे हैं, तो B2C ट्रांजेक्शन हो गया। तो B2C ट्रांजेक्शन के केस में इसको कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी बेटा गलती से कलेक्ट हो गया, कलेक्ट नहीं होना चाहिए था, इंसान का पता चल जाएगा तो उसको दे देंगे, नहीं पता चलेगा तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बात हमको समझ में आ गई। और ये देखो मैंने आपको बियर लॉ से रेफर भी यहाँ पर करवा दिया, ठीक है कि नहीं है? हाँ सर ठीक है, और जरूरत पड़ेगी बेटा तो वापस बियर लॉ पर आ जाएंगे। फॉर द टाइम बीइंग अपन वापस अपनी क्वेश्चन की आरटीपी पे चलते हैं, ठीक है। हाँ लास्ट आ रहा है बेटा आपके पास में ई, ड्यू टू क्लैरिकल एरर के कारण एडवांस ट्रेडर्स मेड अ डिपॉजिट इन माइनर हेड पेनल्टी। बेटा आपको पता है ना, मेजर हेड होता है एक माइनर हेड होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इधर एक होता है बेटा मेजर हेड और एक होता है बेटा माइनर हेड, ठीक है। हाँ सर बेटा मेजर हेड होते हैं अपने टैक्स के हेड, जो अपने टैक्स कौन से हैं बताओ? टैक्स है बेटा एक तो CGST, एक SGST, एक IGST और एक UTGST। बेटा UTGST को इसके साथ में लिखते हैं हमेशा, तो एक है आपका SGST UTGST और दूसरा है बेटा आपका IGST। हाँ इनको बोलते हैं बेटा मेजर हेड। बेटा हर मेजर हेड के अंदर आप समझे नहीं, जैसे मैं बताता हूँ, देखो CGST है, अब CGST में टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा। हाँ अगर CGST का इंटरेस्ट बन रहा हुआ तो अगर CGST का पेनल्टी बन रही हो तो अगर CGST की कोई पर्टिकुलर फीस बन रही हो या कोई एनी अदर अमाउंट बन रहा हो तो सिर्फ CGST के अंदर 4 प्रकार के अमाउंट बन सकते हैं, टैक्स का अमाउंट, पेनल्टी का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट। तो बेटा जब पैसे जमा कराने पड़ते हैं ना, पैसे जमा कैश लेजर के अंदर, तो कैश लेजर के अंदर बेटा वहाँ चालान भरते वक्त आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, माइनर हेड और मेजर हेड सेलेक्ट करना पड़ता है। तो बेटा एक के अंदर अलग अलग माइनर हेड हो सकते हैं, तो सबके अंदर जैसे वो पूछेगा साहब काय का पैसा जमा कराना है, टैक्स का कराना है क्या, किसका टैक्स है, CGST का टैक्स है, तो CGST के अंदर सेलेक्ट करो मेजर हेड और माइनर हेड सेलेक्ट करो टैक्स। लेकिन नहीं मेरे को तो गलती से इंटरेस्ट भरना है, मैंने रिटर्न भरने में टाइम लगा दिया था, रिटर्न भरने में मैंने देरी कर दी थी बेटा, तो इसलिए मेरे को क्या करना है, इसलिए मेरे को इंटरेस्ट पे करना है, और इंटरेस्ट मेरे को CGST और SGST का पे करना है। तो बेटा मेजर हेड कौन सा सेलेक्ट करूंगा, CGST या फिर SGST, और माइनर हेड कौन सा सेलेक्ट करूंगा, इंटरेस्ट। बोलो हाँ के ना, हाँ के ना? हाँ सर समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। मैं बेटा 1 सेकंड के लिए कोशिश कर सकता हूँ आपको ये दिखाने की, अगर मुझे मिल जाता है तो 1 सेकंड। मैंने इसके लिए आपके लिए एक इमेज भी निकाल के रखी थी जहाँ पर मैं आपको मेजर माइनर हेड दिखा सकूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि वो इमेज मैंने ट्रांसफ़र करी कि नहीं करी, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। नवंबर 2020 बेटा इसमें मैंने ट्रांसफ़र नहीं करी। अगले लेक्चर में जो अगला पार्ट होगा बेटा उसमें मैं 100% आपको ये चीज़
करा दूंगा, ठीक है, वहाँ मैं आपको करा दूंगा। फॉर द टाइम बिंग शायद मैंने इस अपने जहाँ से मैं पढ़ाता हूँ ना बेटा, उसमें मैंने ट्रांसफ़र नहीं करी, ठीक है। हाँ चलो आगे चलें। हाँ सर, कुछ भी नहीं है, मेजर हेड माइनर हेड बेटा, आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, डेफिनेटली आपको पता होगा। इंटर वालों को तो फोटो दिखा के समझानी पड़ती है कि ऐसे मेजर हेड होता है। पोर्टल की फोटो ले रखी है मैंने, पोर्टल का स्क्रीनशॉट ले रखा है। आप तो फाइनल के हो बेटा, आपको तो पता ही होगा डेफिनेटली। आगे आओ बेटा। तो इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि क्लैरिकल एरर हो गया साहब। क्या एरर हो गया कि डिपॉजिट माइनर हेड पेनल्टी ऑफ द मेजर हेड आईजीएसटी, मतलब आईजीएसटी के पेनल्टी के अंदर, आईजीएसटी के पेनल्टी के अंदर, आईजीएसटी मेजर हेड पेनल्टी माइनर हेड के अंदर जमा कराना था। कितना जमा करा दिया? कराना नहीं था, जमा करा दिया। कितना? 3 लाख रुपए। देयर इज नो लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑन एनी आईजीएसटी लाइबिलिटी एंड द अमाउंट इज लाइंग अनयूटिलाइज्ड ऑन जीएसटी पोर्टल। बेटा इंटरेस्ट को काट के यहाँ पेनल्टी कर लो। देयर इज नो लाइबिलिटी ऑफ पेनल्टी। इंटरेस्ट क्यों आएगा? पेनल्टी में जमा कराया ना, माइनर हेड पेनल्टी का था और कोई लाइबिलिटी पेनल्टी की है नहीं, तो मे भी शायद ये मिस प्रिंट हो गया, इंटरेस्ट की जगह पेनल्टी आएगा। देयर इज नो लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो बेटा अलग से माइनर हेड होता है। आई थिंक यहाँ पर क्या आना चाहिए था? पेनल्टी आना चाहिए था कि देयर इज नो लाइबिलिटी ऑफ पेनल्टी ऑन एनी आईजीएसटी लाइबिलिटी। तो आईजीएसटी लाइबिलिटी के अंदर कोई भी पेनल्टी लाइबिलिटी नहीं थी, इसलिए बेटा वो 3 लाख रुपए बेकार पड़ा है। बेटा ये क्वेश्चन अमेंडमेंट से है, ये क्वेश्चन अमेंडमेंट से है। आपको अच्छे से पता होगा बेटा, अमेंडमेंट आ गया था और अमेंडमेंट में सर्कुलर के अंदर ये क्लियर कर दिया था उन्होंने कि अब आप माइनर हेड से मेजर हेड में ट्रांसफर कर सकते हो, माइनर हेड से माइनर हेड में ट्रांसफर कर सकते हो, मेजर हेड से मेजर हेड में ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब अब अगर आपने गलत माइनर हेड में डिपॉजिट करा दिया या गलत मेजर हेड में डिपॉजिट करा दिया तो बेटा शिफ्टिंग पॉसिबल है। अब शिफ्टिंग पॉसिबल है, अब शिफ्टिंग की जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल सही है, हाँ सर बिल्कुल सही है। आगे चलें बेटा। हाँ सर आगे चलो, चलो बेटा आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि द बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन 1 जुलाई फॉर द फर्म इज नील 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 फॉर ऑल द रजिस्ट्रेशंस। बेटा इसका मतलब ये हो गया सर, वो आप ये अमेंडमेंट तो बताओ ना सर कहाँ आया हुआ है। अरे यार तुमको अमेंडमेंट भी देखना है क्या? बेटा अमेंडमेंट देखना है तो अमेंडमेंट लेक्चर देखो ना, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ यार, अमेंडमेंट लेक्चर नहीं देखे क्या अभी तक? बोलो अमेंडमेंट लेक्चर नहीं देखे क्या? अमेंडमेंट लेक्चर का प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आराम से जाके देख सकते हो, वहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कौन सा चल रहा है? ये तो शायद आपको रिटर्न चैप्टर चल रहा है। रिटर्न चैप्टर कराया था ना लास्ट में रिफंड चैप्टर कराया था। एक सेकेंड। पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स में था क्या बेटा? ये आपको पेमेंट ऑफ टैक्स में ही मिलेगा क्या? एक सेकेंड देखूँ मैं। हाँ ये रहा हाँ, सब सेक्शन नंबर 10 और सब सेक्शन नंबर 11 और सेक्शन नंबर 45। देखो बेटा अमेंडमेंट पढ़ा रहा हूँ आपको आरटीपी की क्लास में। ऐसा टीचर कहाँ मिलेगा आपको? क्योंकि बेटा मैं डरता नहीं हूँ, मेरे को सब कुछ याद है, मेरे को सब कुछ आता है, तो दिक्कत की कहाँ बात है? जिनको नहीं आता, जो रट्टा लगा के पढ़ाते हैं उनके साथ दिक्कत है दोस्त, वो उतना ही पढ़ा के निकलेंगे जितना उनको याद है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम है नहीं बेटा, इसलिए अपन ने हाथों हाथ अमेंडमेंट बुकलेट ओपन कर लिया। ये देखो बेटा मैंने अमेंडमेंट में आपको पढ़ा रखा था, ये आप चाहो तो अमेंडमेंट लेक्चर में डिटेल में दे सकते हो, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। सब सेक्शन नंबर 10 और सब सेक्शन नंबर 11 और सेक्शन 49। क्या बोला मैंने? सब सेक्शन 10 और सब सेक्शन नंबर 11 49 में नए इंसर्ट करा दिए, जिन्होंने बोला कि अ फैसिलिटी टू द रजिस्टर्ड पर्सन टू ट्रांसफर एन अमाउंट फ्रॉम वन मेजर हेड टू अनदर मेजर माइनर हेड। क्या बोला? देखो मेजर माइनर हेड टू अनदर मेजर माइनर हेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। हाँ क्या ना? हाँ साहब। तो बेटा ये अमेंडमेंट में ऑलरेडी पूरा कवर्ड है, आप वहाँ से देख सकते हो। मैंने सिर्फ आपको यहाँ क्या दिखा दिया? रेफरेंस दिखा दिया साहब कि रेफरेंस कहाँ से लगेगा। तो रेफरेंस लगेगा सब सेक्शन नंबर 10 एंड सब सेक्शन नंबर 11 और सेक्शन नंबर 49। तो अमेंडमेंट से यहाँ पर कवर करा है, तो इंपॉर्टेंट बेटा अपने आप में इसकी इज्जत बढ़ जाती है। अगर कोई चीज़ अमेंडमेंट से कवर होकर आती है तो उसकी इज्जत बढ़ जाती है ना? हाँ आगे चलें। हाँ सर जीएसटी इज एप्लीकेबल बेटा, 18% से जीएसटी एप्लीकेबल है, 18%। ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। हमें पता है, हर बार इंस्टीट्यूट ये बात लिखता है कि साहब जितने भी अमाउंट है वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। बेसिस द अफोर सेड केस सिनेरियो प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए साहब। मैं इस क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ, बेकरार हूँ। आ जाओ साहब, डरते हैं क्या किसी से? हाँ जी यार, डरा रखा है इंस्टीट्यूट ने। आ जाओ, मेरा बच्चा क्यों डरेगा? क्वेश्चन नंबर 6 बेटा है ना? अच्छे बच्चे। हाँ सर आप जोश में आ गए? नहीं बेटा मैं जोश में नहीं आया, मैं तुम्हें जोश में ला रहा हूँ, तुम जोश में आ जाओ। ढीले ढाले मत बैठो, ऐसे बैठो एकदम कि करके दिखाते हैं सर आपको, क्या दिक्कत की बात होगी इसमें? हमें जीएसटी आता है साहब। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेटर तैयार? हाँ सर कैलकुलेटर तैयार। वैसे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी थोड़ी देर बाद, मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ ऐसे करके और नोटिंग करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लें। हाँ सर, कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी। बेटा जीएसटी लाइबिलिटी बोलो या आउटपुट लाइबिलिटी बोलो, एक ही बात होती है, ठीक है। सेक्शन नंबर 49 ही लगता है आउटपुट लाइबिलिटी को सेट ऑफ कराने के लिए। आउटपुट टैक्स जिसको अपन बोलते हैं ना बेटा, आउटपुट टैक्स।
अब आउटपुट टैक्स का कौन सा सेक्शन है ये आप बताओगे? सेक्शन 2 क्लॉज 82, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 82 जिसके अंदर आउटपुट टैक्स डिफाइंड है। अरे वाह सर। कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। मतलब ये बोल रहा है बेटा कि आप वो आउटपुट लाइबिलिटी बता दो जिसे हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से सेट ऑफ कराना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? आउटपुट लाइबिलिटी बता दो जो कैश लेजर से देनी है जुलाई महीने के लिए। फॉर कंप्यूटिंग दिस लाइबिलिटी कंसीडर देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग अमाउंट प्रोवाइडेड इन पॉइंट ई। इसका मतलब ये बेटा कि पॉइंट ई में जो था ना, ये लास्ट वाला पॉइंट जो था 3 लाख रुपए का अमाउंट, ये वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। मतलब क्या इसका इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, क्योंकि आईजीएसटी के बेटा अगर ये पेनल्टी हेड में पड़ा है, पेनल्टी के माइनर हेड में पड़ा है, तो इसका इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? मालिक बताओ सर, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकते हैं साहब, कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कौन बोला कर सकते हैं? गंदा बच्चा, इधर आओ। नहीं कर सकते हैं। अरे यार एक बात बताओ मेरे को, आप लोग क्या ना समझने में प्रॉब्लम आती है। इधर आओ, फाइनल के स्टूडेंट हो यार, है ना। अगर मेरा मेजर हेड आईजीएसटी है और मेरे को माइनर हेड टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, तो क्या मैं माइनर हेड पेनल्टी से अमाउंट का यूटिलाइजेशन इधर कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। पढ़ा किसमें? पेनल्टी में। निकालना क्या है? टैक्स। तो क्या मैं पेनल्टी या सेट ऑफ टैक्स के लिए करा सकता हूं? नहीं करा सकता बेटा। पेनल्टी टैक्स, पेनल्टी का सेट ऑफ टैक्स के लिए नहीं कराया जा सकता। समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए। ठीक है, जब तक कि आप उसे टैक्स माइनर हेड में ट्रांसफर ना कर लो। क्या बोला मैंने? जब तक कि आप उसे टैक्स माइनर हेड में ट्रांसफर ना कर लो। ट्रांसफर कर सकते हो साहब, उसके लिए सबसेक्शन नंबर 10 और सबसेक्शन नंबर 11 आप लोगों के पास आ चुका है। आप फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट से निकालते हैं बेटा आउटपुट लाइबिलिटी। आउटपुट लाइबिलिटी कहाँ कहाँ निकलेगी फटाफट बताओ। रिसीव्ड गुड्स, जिस पे आरसीएम में टैक्स पे करना है बेटा। आरसीएम में टैक्स पे भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही करना पड़ता है। सर ऐसा कहाँ लिखा है? बेटा ये चीज़ मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ एमसीक्यूज़ के अंदर, इंटर के एमसीक्यूज़ के अंदर मैंने ये चीज़ ऑलरेडी समझाई थी। आप लोगों को भी समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा। क्यों नहीं समझाऊंगा यार, आप लोग सही है, फाइनल के बच्चे हो। आ जाओ, क्लास नोटिंग किधर है अपनी? जीएसटी अमेंडमेंट क्लास, ये रही बेटा, ये रही अपनी क्लास नोटिंग। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुका हूँ। किस पर आ चुका हूँ बेटा? क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 अब मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ऊपर अपने क्या डाला था? क्वेश्चन नंबर 6 डाला था क्या? अरे क्वेश्चन नंबर 6 होना था, ये तो अपने पॉइंट थे बेटा, ये तो केस स्टडी के पॉइंट थे, तो इसे मिटाना पड़ेगा। हाँ सर इसे मिटाना पड़ेगा, ये मैंने मिटा दिया। ठीक है, हाँ ये सिर्फ केस स्टडी के पॉइंट्स थे, ये कोई क्वेश्चन नहीं था। अरे क्या हो गया साहब? चलें, चलो ये आ रहा है अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है साहब कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट लाइबिलिटी। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी बोल लो बेटा, या आप आउटपुट लाइबिलिटी बोल लो, चॉइस आपका है। हाँ क्या ना? हाँ सर। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी। और बेटा मैं कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी की बात करूँगा अगर, तो एक चीज़ जो समझनी है वो क्या समझनी है साहब? वो ये समझनी है कि मैंने सबसे पहले 5 लाख रुपए के गुड्स रिसीव करे जिस पे आरसीएम में मुझे खुद को टैक्स देना था। तो क्या बोलूँगा मैं? रिसिप्ट, RECIPT। अरे स्पेलिंग तो सही है ना? रिसिप्ट ऑफ RECIPT। अरे बोलो ना। हाँ सर, रिसिप्ट ऑफ गुड्स अंडर आरसीएम। क्या बोला मैंने? रिसिप्ट ऑफ गुड्स अंडर आरसीएम। तो बेटा आरसीएम के अंदर अगर रिसिप्ट हो रही है गुड्स की, तो वो भी मुझे कहाँ से पे करना पड़ता है? बोलो 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 बोलो, कैश लेजर से ही पे करना पड़ता है। सर कैश लेजर से क्यों पे करना पड़ता है वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप बेटा लगा सकते हो नोट नंबर 1, ऐसे करके लगा दो नोट नंबर 1। हाँ क्या ना? हाँ सर। और बेटा इस नोट नंबर 1 की कैलकुलेशन में आपको यहाँ नीचे दे देता हूँ। कहाँ पे? यहाँ पे नोट नंबर 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है सर। सर आवाज़ आ रही है? आवाज़ बेटा इसलिए आ रही है क्योंकि उस तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो जिस तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है मतलब स्टूडियो के उस तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, बीच में घट घट की आवाज़ सुनाई आए। तो टेंशन मत लीजिएगा, कुछ भी नहीं है बेटा, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, आ जाओ। मैंने क्या बोला? नोट नंबर 1। आप तो पढ़ाई पे फोकस रखो, मेरी आवाज़ आपको पूरी आ रही होगी, मेरी गारंटी है ना। चलो, तो नोट नंबर 1 के अंदर अपन देखते हैं बेटा कि क्यों ऐसा है। तो बेटा सेक्शन नंबर आपका आता है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। सेक्शन नंबर 49 का बेटा सबसेक्शन नंबर 4 आता है। क्या आता है? सेक्शन नंबर 49 का सबसेक्शन नंबर 4, और वो बोलता है बेटा कि क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल, क्या बोला मैंने? ITC, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल, यूसेज
यूसेज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया जा सकता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए किया जा सकता है। किसके लिए किया जा सकता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए किया जा सकता है। ठीक है, क्या बोला? सेक्शन नंबर 49 सब सेक्शन नंबर 4 इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल यूसेज यानी इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया जा सकता है मेरे भाई? आउटपुट टैक्स के लिए किया जा सकता है। अब सवाल उठता है साहब आउटपुट टैक्स क्या होता है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था बेटा, आउटपुट टैक्स कहाँ डिफाइंड है? आउटपुट टैक्स डिफाइंड है मेरे मालिक, आउटपुट टैक्स डिफाइंड है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 82, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 82। और बेटा वहां पर आउटपुट टैक्स के लिए लिखा हुआ है कि आउटपुट टैक्स वो टैक्स है जो कोई भी टैक्स है अदर देन आरसीएम वाला। मतलब आउटपुट टैक्स का मतलब वो टैक्स है जो जीएसटी के अंदर आपको पे करना है, दैट इज योर आउटपुट लाइबिलिटी, इज योर आउटपुट टैक्स, बट अदर देन आरसीएम। मेरा फोकस उस पूरी डेफिनेशन पर नहीं है, मेरा फोकस उस डेफिनेशन के आखिरी शब्दों पर है। और उस डेफिनेशन के आखिरी शब्दों में लिखा हुआ है कि टैक्स अदर देन आरसीएम, अदर देन टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। क्या लिखा हुआ है? अदर देन टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो यहां आउटपुट टैक्स का मतलब है टैक्स अदर देन, क्या लिखूंगा? टैक्स अदर देन टैक्स, अदर देन टैक्स पेबल, अदर देन टैक्स पेबल अंडर आरसीएम, अदर देन टैक्स पेबल अंडर आरसीएम। यानी बेटा आरसीएम को छोड़कर जो भी टैक्स है वो आउटपुट टैक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि आरसीएम के टैक्स के लिए, क्योंकि आरसीएम का टैक्स आउटपुट टैक्स नहीं है, और अगर आरसीएम का टैक्स बेटा आउटपुट टैक्स नहीं है, देखो अगर आरसीएम का टैक्स आउटपुट टैक्स नहीं है तो क्या उसके लिए आईटीसी का इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि 49(4) ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि 49(4) ने मना कर दिया। 49(4) ने क्या बोला? सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए ही आईटीसी का इस्तेमाल हो सकता है। और बेटा सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए अगर आईटीसी का इस्तेमाल हो सकता है तो आउटपुट टैक्स आरसीएम वाला टैक्स तो है ही नहीं। इसका मतलब आरसीएम वाले टैक्स के लिए भी किसका इस्तेमाल नहीं हो सकता? आईटीसी का इस्तेमाल नहीं हो सकता। और फर्दर डिटेल में मैंने बता रखा है एमसीक्यूज वाले लेक्चर में या जीएसटी के जो अमेंडमेंट लेक्चर है उनके अंदर बेटा मैंने बहुत डिटेल में समझाया आपको। शायद अमेंडमेंट लेक्चर में भी समझा रखा है, तीनों जगह समझा रखा है। तो वहां पर मैंने समझा रखा है और कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो आउटपुट टैक्स नहीं है। तो अगर वो पूरा लिस्ट चाहिए आपको कि साहब कौन कौन सी चीजें जो आउटपुट टैक्स नहीं है, यानी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके अगेंस्ट अपन किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? आईटीसी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन सारी चीजों की लिस्ट मैंने अमेंडमेंट लेक्चर में या फिर एमसीक्यूज वाले लेक्चर दोनों में बनवा रखी है। ठीक है, सीए इंटर के जो एमसीक्यूज कवर कराए मैंने वहां पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ साहब कि 5 लाख पे जो 18% से लाइबिलिटी बनेगी, इसका मतलब ये हुआ साहब कि 5 लाख पर जो 18% से बेटा लाइबिलिटी बनेगी उस पर ई कैश लेजर से ही टैक्स पे करके चलना पड़ेगा। और वो होती है बेटा आपके पास में 90,000 रुपीज़। कितनी होती है? 90,000 रुपये। कोई दिक्कत नहीं सर। इसके बाद फटाफट से वापस क्वेश्चन पे आके देखेंगे और कौन कौन सा सप्लाई था बेटा। एक तो ये हो गया जिसपे मेरे को कैश में देना था। एक बेटा 2 लाख, 5 लाख नहीं 2 लाख, क्योंकि 5 लाख तो जब रिडीम होंगे तब पता लगेगा। तो 2 लाख का तो अभी हाथों हाथ इशू के टाइम में पता लग जाएगा। तो 2 लाख पे 18% ये होगी बेटा सप्लाई ऑफ वाउचर्स। तो दूसरा क्या हो गया बेटा? सप्लाई ऑफ वाउचर्स। फटाफट बताओ। हाँ सर, दूसरा हो गया सप्लाई ऑफ वाउचर्स। और ये हो गया बेटा आपका 2 लाख पर 18%। ये कितना हो गया? 2 लाख पर 18%। कोई दिक्कत नहीं सर। फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आता है 36,000। कितना आता है? 36,000। उसके बाद बेटा अगला कौन सा आ रहा है? अगला आ रहा है आपके पास एनी सप्लाई। बेटा इसका क्रेडिट मिलेगा क्या? इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है बेटा 25 लाख। लेकिन 25 लाख में से 5 लाख ऐसा था, 25 लाख में से 5 लाख ऐसा था जो आउटपुट लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं बनता बेटा। तो उसको मैं आउटपुट लाइबिलिटी कैसे बोल दूं? आप बताओ। जिस पर टैक्स नहीं बनता क्या वो आउटपुट लाइबिलिटी बनेगा? नहीं बनेगा। वो बनेगा 76 के अंदर टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पे टू द गवर्नमेंट। वो आपके आउटपुट लाइबिलिटी का पार्ट नहीं बनेगा, यानी केवल 20 लाख ही आपके आउटपुट लाइबिलिटी का पार्ट बनेगा। तो बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स। तो अगला हो रहा है बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स। और ध्यान रखना बेटा गुड्स की सप्लाई मैंने करी तो 25 लाख की है, लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया कि बेटा 25 लाख में से मैं 5 लाख को हटा दूंगा क्योंकि ये आउटपुट लाइबिलिटी नहीं है। और बचे हुए पर ही बेटा मैं 18% से कैलकुलेट कर चलूँगा। यानी बेटा 20 लाख का जब मैं 18% कैलकुलेट करूँगा तो 3,60,000 कहीं ना कहीं मेरे पास निकल कर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा साहब। और 3,60,000 प्लस बेटा 36,000 प्लस बेटा 90,000, यानी कहीं ना कहीं बेटा 4,86,000। क्या बोला मैंने? 4,86,000 बेटा मेरी आउटपुट लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। क्या हो रही है बेटा? मेरी आउटपुट लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। बेटा ऑप्शन चेक करें, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 486 का? नीचे चले, डी ऑप्शन बेटा मेरे को तो दिख गया, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी बेटा इज दी करेक्ट ऑप्शन। देखा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे चलो फटाफट बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना, भगानी गाड़ी। अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल
टू एडवांस ट्रेडर्स, क्या बोला, टू एडवांस ट्रेडर्स अगेंस्ट द होटल बुकिंग एक्सपेंसेस शैल बी निल। वुड योर आंसर बी चेंज इफ द टोटल होटल इज लोकेटेड आउटसाइड राजस्थान? बेटा होटल कहीं भी लोकेटेड हो, होटल आउटसाइड राजस्थान लोकेटेड हो, अमेरिका में लोकेटेड हो, कहीं भी लोकेटेड हो साहब, पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए कभी भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। आंसर इज निल। देखिए निल, देर विल बी नो चेंज इवन इफ होटल इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, सॉरी आउटसाइड राजस्थान, सॉरी आउटसाइड राजस्थान। निल, देर विल बी नो चेंज इवन इफ द होटल इज लोकेटेड आउटसाइड राजस्थान। बेटा इसका आंसर क्या है? ए। इसका आंसर ए है, बट स्टिल मैं आगे के ऑप्शंस पढ़कर चलूंगा, ठीक है। हाँ सर, 70,000 निल, देखो एक को निल आ रहा है। आईजीएसटी इतना वुड बी पेबल हैड द होटल बीन लोकेटेड आउटसाइड राजस्थान, गलत बात। बेटा आईजीएसटी ट्रांजेक्शन हो चाहे सीजीएसटी ट्रांजेक्शन हो, 17.5 दोनों पे लगता है, 17.5 दोनों पे लगता है। तो आंसर क्या हो गया बेटा आपका? ए। यहाँ पर कुछ जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर आप रेफरेंस अगर आपको समझना है बेटा तो यहाँ पर ही मैं डायरेक्ट यहीं दे देता हूँ, कॉपी में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप सेक्शन नंबर 75 सब सेक्शन नंबर 5 क्लॉज जी, क्या बोला, सेक्शन नंबर 17, सेक्शन नंबर 17, सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5 क्लॉज जी का इस्तेमाल कर सकते हो, क्लॉज जी का इस्तेमाल कर सकते हो। सेक्शन 17 बोला मैंने, क्या बोला? 17, ठीक है। हाँ सर, अरे वहीं रहना था, कॉपी में तो गई नहीं, मुझे लगा कॉपी में तो कॉपी चेंज करनी पड़ेगी। आ जाओ वापस आ जाओ। क्या बोला? ये हो गया बेटा। अगले चले, अगले चलो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस वेयर जीएसटी इज कलेक्टेड ऑन सप्लाईज विच आर नॉट लाइबल टू जीएसटी? बेटा ये आ गया 76 पर, ये बात हुई बेटा 76 की, सेक्शन नंबर 76। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सेक्शन नंबर 76 में बेटा आपको ये समझना पड़ेगा कि शो कॉज नोटिस वेयर जीएसटी इज कलेक्टेड ऑन सप्लाईज, बेटा शो कॉज नोटिस बोल रहा है ये, डिमांड नोटिस, डिमांड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा। ये ध्यान रखना, बच्चा यहाँ गलती कर देगा, बच्चा 100% यहाँ गलती करेगा, ये बात ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? ये डिमांड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, ये डिमांड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा बेटा। डिमांड ऑर्डर के लिए 1 ईयर का टाइम होता है फ्रॉम द डेट ऑफ शो कॉज नोटिस। क्या बोला मैंने? डिमांड ऑर्डर के लिए टाइम होता है कि शो कॉज नोटिस से 1 साल के अंदर अंदर अगर वो पे नहीं करता, शो कॉज नोटिस के बाद अगर वो पे नहीं करता तो 1 साल के अंदर अंदर, क्या बोला? डिमांड शो कॉज नोटिस, मैंने बोला शो कॉज नोटिस, शो कॉज नोटिस की डेट से 1 साल के अंदर अंदर, कितने साल के अंदर अंदर बेटा? 1 साल के अंदर अंदर, ये पीरियड होता है 1 ईयर का। आपको डिमांड ऑर्डर बनाना जरूरी है। तो डेट बेटा डिमांड ऑर्डर की दे रखी है 76 में, 76 में कोई किसी प्रकार की टाइम लिमिट नहीं दे रखी बेटा शो कॉज नोटिस की। सर अब हमको विश्वास नहीं होता आप पर, तो बेटा विश्वास दिलाने के लिए हमें दिखाइए सर, हम देखेंगे तो मानेंगे ना। तो लो बेटा आ जाओ, 76 वैसे भी ओपन कर ही रखा है अपन ने, तो तुम 76 रीड भी कर लो। ये लो 76 सब सेक्शन 1 में कहीं है? नहीं है। सब सेक्शन 2 पढ़ो। वेयर एनी अमाउंट इज पेड टू द गवर्नमेंट अंडर सब सेक्शन 1 एंड इज नॉट पेड सो फॉर द प्रॉपर ऑफिसर मे सर्व ऑन द पर्सन लायबल टू पे सच अमाउंट अ नोटिस रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज। देखो शो कॉज नोटिस देगा, शो कॉज नोटिस देगा, कहाँ देगा? सब सेक्शन 2 में देगा। कहाँ देगा? सब सेक्शन 2 में देगा। वाई द सेड अमाउंट हैज स्पेसिफाइड इन द नोटिस शुड नॉट बी पेड टू द गवर्नमेंट एंड वाई अ पेनल्टी इक्वलेंट इतना शुड नॉट बी। भाई तेरे पे पेनल्टी क्यों नहीं लगाई जाए, तेरे से वसूली क्यों ना की जाए, तू बता। इसी को तो बोलते हैं शो कॉज नोटिस। बट यहाँ टाइम लिमिट कहाँ दे रखी है? सर आगे दे रखी होगी, लो बेटा आगे भी देख लो, आगे भी देख लो, आपको पूरी संतुष्टि दिलाऊंगा साहब। द प्रॉपर ऑफिसर शेल आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्रेजेंटेशन इफ एनी मेड बाय द पर्सन ऑन हुम द नोटिस इज सर्व्ड अंडर सबसेक्शन नंबर 2 डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू। देखो डिटर्मिनेशन पर आ गया ये डिटर्मिनेशन की बात चलो होगी बेटा, यहाँ पर कहीं पर भी टाइम लिमिट की बात नहीं हुई। सबसेक्शन 4 भी पढ़ लो। द पर्सन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शेल इन एडिशन टू पेइंग द अमाउंट रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन नंबर 3, देखो यहाँ पर भी टाइम लिमिट की बात नहीं हो रही है। अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग की बात हो गई। प्रॉपर ऑफिसर शेल इशू ऑर्डर विद इन 1 ईयर। ये देखो ये मैंने आपको समझाया था बेटा, सबसेक्शन 6 की बात मैंने करी थी वहां पर। मैंने बोला था बेटा ऑर्डर देने की टाइम लिमिट है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस, यानी बेटा नोटिस से 1 साल के अंदर ऑर्डर देना है, नोटिस की कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब तो संतुष्ट हो गए साहब? हाँ सर अब संतुष्ट हो गए, अब आपकी बात समझ में हमको आ गई। तो ये याद रखना बेटा कोई टाइम लिमिट नहीं। ऑप्शन देखें विद इन 2 ईयर बेटा ये बिल्कुल गलत है, विद इन 4 ईयर गलत है बेटा। नो टाइम लिमिट टू इशू शो कॉज नोटिस बिल्कुल सही जवाब है। आपका करेक्ट ऑप्शन है बेटा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नो शो कॉज नोटिस बेटा, नो शो कॉज नोटिस तो देना है ना, ये तो कह रहा है ऑप्शन डी तो कह रहा है शो कॉज नोटिस ही नहीं देना है। शो कॉज नोटिस तो देना है, शो कॉज नोटिस नहीं देंगे तो फिर वसूली कैसे करेंगे, वो तो जरूरी है देना बेटा। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है बेटा एडवांस ट्रेडर्स क्लेम्ड रिफंड ऑफ अमाउंट पेड एररसली इन द माइनर हेड पेनल्टी ऑफ मेजर हेड आईजीएसटी। बेटा इन्होंने रिफंड के लिए एप्लीकेशन लगाई। क्या बोला मैंने? इन्होंने एक सेकेंड
इन्होंने किसके लिए, रिफंड के लिए एप्लीकेशन लगाई कि साहब हमने जो गलत पेनल्टी माइनर हेड में जमा करा दिया है, पेनल्टी के माइनर हेड में जमा करा दिया, साहब उसका रिफंड दे दीजिए। ठीक है, ऑथोरिटीज़ ने बेटा रिफंड रिजेक्ट कर दिया। ऑथोरिटीज़ ने रिफंड रिजेक्ट कर दिया। एडवांस ट्रेडर्स फाइल्ड अ सिविल सूट बिफोर द ज्यूरिडिक्शनल मजिस्ट्रेट। बेटा ये क्वेश्चन आपको मामू बनाने के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन आपको मामू बनाने के लिए बनाया गया है। बेटा ज्यूरिडिक्शनल मजिस्ट्रेट के पास दूर दूर तक कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता कि वो जीएसटी का केस एक्सेप्ट कर सके। सिविल सूट फाइल नहीं हो सकता बेटा। आपको अच्छे से पता है पूरा का पूरा प्रोसीजर, और पूरे के पूरे प्रोसीजर में आपको अच्छे से पता है बेटा कि हमें एपेलेट अथॉरिटी, क्या बोला मैंने, एपेलेट अथॉरिटी के बाद एपेलेट ट्रिब्यूनल, एपेलेट ट्रिब्यूनल से भी अगर आप संतुष्ट नहीं हो मालिक तो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद बेटा सुप्रीम कोर्ट। इसके बीच में एक रिविजनल अथॉरिटी आती है जिसका डिपार्टमेंट इस्तेमाल करता है। क्या बोला मैंने, एपेलेट अथॉरिटी, एपेलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। यानी जो सीक्वेंस जीएसटी में दे रखा है बेटा अपील एंड रिवीजन का, क्या बोला मैंने, अपील एंड रिवीजन का, उसके अंदर सिविल सूट का कहीं पर भी प्रावधान नहीं है। यानी जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के पास बिल्कुल भी पावर नहीं है कि वो इस केस को एंटरटेन कर सकता है या इसके अगेंस्ट कोई भी फैसला सुना सकता है। ऑप्शन देख लो बेटा, आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई नहीं दे रहा, बी में दिखाई नहीं दे रहा, सी में दिखाई नहीं दे रहा। बेटा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोला मैंने, डी ऑप्शन इज द, बेटा कैन डायरेक्ट, कैन रीडायरेक्ट और कैन ऑर्डर, बेटा तीनों गलत है ना। आपको सोच के देखो, मैंने बोला ना कैन नॉट पास एनी ऑर्डर, बेटा वो कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता। ये एपेलेट अथॉरिटी थोड़ी ना होती है, और ना ये आपकी एपेलेट ट्रिब्यूनल होती है। हाँ के ना, हाँ सर, जीएसटी की बेटा एपेलेट ट्रिब्यूनल अलग से बैठती है। हाँ के ना, हाँ। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा इस केस सिनेरियो का, क्वेश्चन नंबर 10। एडवांस ट्रेडर्स वांट्स टू यूटिलाइज द अमाउंट पेड एररनेसली इन द माइनर हेड पेनल्टी ऑफ मेजर हेड अगेंस्ट IGS इट्स टैक्स लाइबिलिटी टू बी डिस्चार्ज इन कैश। क्या बोला इसने, बोला साहब ये बिल्कुल सही है, देखो मेरे को तो समझ में आ गया। ये यूटिलाइज करना चाहता है उस अमाउंट को जो इसने गलती से पे कर दिया था, यूटिलाइज करना चाहता है उस अमाउंट को जो इसने गलती से पे कर दिया था। किसके अगेंस्ट बेटा, टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट। कर सकता है क्या, हाँ कर सकता है। ये अमेंडमेंट है, ये है आपका सबसेक्शन नंबर 10 और सबसेक्शन नंबर 11 ऑफ सेक्शन 49। बिल्कुल बेटा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो द अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली the amount can be utilized for discharging liability under any minor head or major head. The amount can be utilized only for discharging penalty amount। बेटा ये ओनली जाए ना, ये फालतू की बातें हैं। ओनली का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट खत्म कर चुकी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओनली का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट खत्म कर चुकी है बेटा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ के ना, हाँ सर। किसी भी चीज के लिए बेटा कैन बी यूटिलाइज फॉर डिस्चार्जिंग एनी, ओनली नहीं, अब कॉन्सेप्ट एनी का है। अरे ओनली के जमाने गए, अब एनी का जमाना है भाइयों बहनों। एनी बेटा ट्रांसफर करो ना, एनी माइनर हेड मेजर हेड किसी में भी ट्रांसफर कर सकते हो। और ये अमेंडमेंट से एमसीक्यू यहां पर पूछा गया है। हाँ क्या ना, हाँ सर। अब आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। सर केस स्टडी तो खत्म हो गई, मैंने कहा था ना केस स्टडी भी खत्म कर लेंगे और जो बचे हुए एमसीक्यू थे बेटा उसको भी अपन यहां पर खत्म कर लेंगे। पहला आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। इन रेस्पेक्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट सप्लाइड ऑन 20 अगस्त। क्या बोला बेटा, 20 अगस्त को एक कंसाइनमेंट हमें रिसीव हुआ है, ठीक है। प्रोविजनल असेसमेंट वॉज रिसोर्टेड टू। बेटा प्रोविजनल असेसमेंट आपको अच्छे से पता है, प्रोविजनल असेसमेंट होता है कि नहीं होता, बोलो। प्रोविजनल असेसमेंट जीएसटी के अंदर प्रोविजनल असेसमेंट होता है कि नहीं होता है। अब ये जीएसटी का है कि कस्टम का, ये मुझे नहीं पता, तो एक बार क्वेश्चन को आगे पढ़ना पड़ेगा तब पता लगेगा कस्टम की बात हो रही है कि जीएसटी की बात हो रही है। द असेसमेंट वॉज फाइनलाइज्ड। फाइनलाइज कब हुआ बेटा, 20 नवंबर को। फाइनलाइज कब हुआ, 20 नवंबर को। टैक्स पेयर लायबल टू पे डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ IGST ऑफ 10,000। बेटा IGST की बात हो रही है, यानी ये जीएसटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ड्यूटी की बात नहीं कर रहा है। यहाँ ड्यूटी नहीं लिखा बेटा, IGST लिखा ही नहीं, जीएसटी की बात हो रही है। और जीएसटी में बेटा प्रोविजनल असेसमेंट की अगर आप बात करोगे तो एक मिनट क्वेश्चन को पढ़ो पहले। द टैक्स पेयर पेड, उसके बाद में मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। द टैक्स पेयर पेड दिस अमाउंट ऑन 20 फरवरी नेक्स्ट ईयर। बेटा उसने अगले साल 20 तारीख को पे करा। द नंबर ऑफ डेज फॉर विच टैक्स पेयर इज लायबल टू पे इंटरेस्ट आर। बेटा नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है जिसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नंबर ऑफ डेज बेटा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ डेज, और वो कैलकुलेशन बेटा मैं यहीं की यहीं करूँगा, इसी के अंदर ही, कॉपी में जाने की जरूरत नहीं है। इधर आओ, एक टाइमलाइन बनाओ फटाफट से, फिर मैं आपको समझाता हूँ बेटा। एक टाइमलाइन बना लो, ये टाइमलाइन मैंने बना ली बेटा। इस टाइमलाइन के अंदर एक चीज़ को समझना। सर क्या समझनी पड़ेगी बताओ ना। मैंने कहा बेटा इधर देखो, आपने अप्लाई कब करा था, 20 अगस्त को। बेटा आपने अप्लाई कब करा था, 20 अगस्त को जो कंसाइनमेंट आए थे। यानी बेटा अगस्त महीने के कंसाइनमेंट के लिए टैक्स कब देना होगा बताओ। बिल्कुल कॉमन सेंस लगाओ बेटा, मैं ये रटवाऊंगा ही नहीं कुछ, मैं आपको सेक्शन पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं तो आपको सिर्फ बोलूंगा कॉमन सेंस लगाओ। मेरे को सिर्फ ये बताओ, 20 अगस्त को बेटा कंसाइनमेंट आया, कंसाइनमेंट सप्लाई किया, आया नहीं बेटा, सप्लाई किया, आया नहीं है, मैंने बेचा है,
मैंने बेचा है। इट इज़ नॉट इनवर्ड सप्लाई, इट इज़ आउटवर्ड सप्लाई। 20 अगस्त को कंसाइनमेंट सप्लाई करा, हाँ कि ना? हाँ बेटा, 20 अगस्त को सप्लाई करा। बेटा सप्लाई, उस महीने के सप्लाई का टैक्स कब तक देना होता है? अरे बोलो, उस महीने की सप्लाई का टैक्स कब तक देना होता है? अगले महीने की 20 तारीख तक। बेटा ये जनरल धारणा है, जनरल धारणा। जनरल धारणा मतलब एक जनरल रूल, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग। वरना कहीं पर भी लॉ में 20 तारीख नहीं लिखी। मैं ऑलरेडी एमसीयू सीए इंटर के एमसीक्यूज में प्रूव कर चुका हूँ ये चीज़, 100% तरीके से प्रूव कर चुका हूँ। आपको मैं हल्का सा सिर्फ सेक्शन रेफरेंस दे देता हूँ यहाँ पर कि बेटा प्यार से जाके सेक्शन नंबर 39 का सब सेक्शन नंबर 1 रीड कर लेना। किसके साथ में? बेटा रीड विद रूल 61(5). बस इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पूरा डिटेल में समझा के आया हूँ, बहुत डिटेल में समझाया कि जीएसटीआर 3B की डेट 20 तारीख नहीं होती है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अमेंडमेंट आने के बाद पहले होता था, जब एक्ट में लिखा रहता था 20th डे, अब नहीं लिखा वो 20th डे। ना एक्ट में लिखा, ना रूल में लिखा। एक्ट में बोला सच टाइम प्रेस्क्राइब करेंगे, लेकिन जब रूल में जाके प्रेस्क्रिप्शन देखते हैं तो वहां पर कहीं पर भी डेट प्रेस्क्राइब नहीं है। तो सर फिर डेट चल किससे रही है? रिटर्न हम भरते हैं 20 तारीख से पहले, वो किससे भरते हैं? बेटा वो नोटिफिकेशन के थ्रू ये काम चल रहा है। ना एक्ट में है, ना रूल में है, नोटिफिकेशन के थ्रू ये काम चल रहा है। और आप भी जानते हैं बेटा 3B की डेट अकॉर्डिंगली एक्सटेंड हो रही है। आप जानते हैं 5 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ के नीचे वाली कहानी 3B में भी आ गई है, और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से ड्यू डेट डिसाइड होती है, और ये नोटिफिकेशन के थ्रू ये काम चल रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन में एक अजम्पशन लेना पड़ेगा साहब, और वो अजम्पशन ये लेना पड़ेगा कि 20 अगस्त को अगर सप्लाई हुआ है, सप्लाई करी है, तो इसका टैक्स अगले महीने की 20 तारीख को फाइल होगा। ये अजम्पशन है कि साहब हम ड्यू डेट मान रहे हैं कि 5 करोड़ से ऊपर वाला केस है। क्या मान रहे हैं? बोलो अजम्पशन क्या है? यहाँ लिखो बेटा, अजम्पशन क्या है? अभी प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी, और वो अजम्पशन ये लेनी पड़ेगी साहब, इधर आओ, वो अजम्पशन ये लेनी पड़ेगी कि हम ये मानेंगे, क्या मानेंगे? कि सप्लायर्स टर्नओवर, सप्लायर्स एग्रीगेट टर्नओवर इज अबव 5 करोड़, इज अबव 5 CR। ये अजम्पशन लेते ही बेटा आपके लिए ड्यू डेट क्या हो जाएगी? अगले महीने की 20 तारीख। यानी कि बेटा 20 अगस्त को अगर सप्लाई हुआ तो नॉर्मली, मैंने क्या बोला, कॉमन सेंस लगाओ बेटा, रूल अपने आप समझ में आ जाएगा। नॉर्मली टैक्स कब पे होना चाहिए था? बेटा नॉर्मली टैक्स होना चाहिए था 20 अगस्त का 20 सितंबर को। 20 सितंबर तक आपको आखिरी दिन था, टैक्स पे कर देना चाहिए था। लेकिन बेटा पता ही नहीं है ना कि टैक्स कितना पे करूं, इसलिए तो प्रोविजनल असेसमेंट करवा रहा हूं, इसलिए तो प्रोविजनल असेसमेंट करवा रहा हूं। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? वो भी प्रोविजनल असेसमेंट, फाइनल असेसमेंट नहीं, प्रोविजनल असेसमेंट। उस केस में होता है बेटा प्रोविजनल असेसमेंट में कि गवर्नमेंट, आप ऑफिसर के पास जाते हो, किसके पास जाते हो? प्रॉपर ऑफिसर के पास, और प्रॉपर ऑफिसर को हाथ जोड़ के बोलते हो, अंकल मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, रेट 18% का लगेगा कि 12% का लगेगा, या मुझे सप्लाई समझ में नहीं आ रही, IGST लगेगा कि CGST लगेगा, मतलब आखिर अमाउंट कितना बनेगा, कितना अमाउंट बताओ, अमाउंट बताओ, अमाउंट। तो बेटा वो डिटरमाइन कर मेरे को अमाउंट बताते हैं। क्या बताते हैं? अमाउंट। अब बेटा हो सकता है उन्होंने मेरे को अमाउंट बताया हो कि साहब 10,000 पे कर दो, उन्होंने बोला, मेरे को बोला बेटा 10,000 GST बनेगा, और बाद में जब फाइनल असेसमेंट हुआ, ये तो था प्रोविजनल असेसमेंट, मतलब अंदाजन उन्होंने मेरे को क्या बता दिया? अंदाजन उन्होंने मेरे को बता दिया 10,000 पे कर दो। लेकिन जब फाइनल असेसमेंट हुआ ना, तो बेटा मेरे को 9,000 ही पे करना था, तो गवर्नमेंट मेरे को 1,000 रिफंड कर देगी। ये होता है बेटा रिफंड का केस। प्रोविजनल के अंदर 2 केस होंगे। प्रोविजनल के अंदर या तो डिमांड बनेगी या रिफंड बनेगा। अब डिमांड कैसे बनेगी? देखो आप सब समझ गए होंगे कि आज अगर मैंने 10,000 पे कर दिया, और फ्यूचर में जब फाइनल असेसमेंट हुआ और वहां बन गया बेटा 11,000, तो यहां मुझे अब 1,000 पे करना पड़ेगा डिफरेंस। बट मुद्दे की बात यह कि 1,000 ये एक्स्ट्रा जो डिफरेंस मेरे को पे करना पड़ रहा है, ये मुझे कब पे कर देना चाहिए था? अगर प्रोविजनल असेसमेंट नहीं हुआ होता तो ये उसी महीने की ड्यू डेट पर मैंने पे कर दिया होता। क्या बोला मैंने जो बोला उसको ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि अगर मैंने प्रोविजनल असेसमेंट नहीं कराया होता, अगर मुझे ये उसी वक्त पता होता कि इसमें कितनी रेट लगेगी, कितना टैक्स का अमाउंट बनेगा, बेटा अगर ये मुझे उसी वक्त पता होता, कब? 20 अगस्त को जब मैंने माल बेचा, इधर देखो 20 अगस्त को जब मैंने माल बेचा, बेटा अगर इसी तारीख को मुझे पता होता कि रेट क्या है, इसी तारीख को मुझे पता होता रेट क्या है, तो उतना टैक्स मैं यहां पर पे कर चुका होता, उतना टैक्स मैं यहां पर पे कर चुका होता। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आप जब बेटा फाइनलाइज 20 नवंबर को फाइनलाइज हुआ तो पता चला कि 10,000 का डिफरेंशियल IGST बन रहा है। मतलब बेटा 10,000 रुपये मैंने यहाँ पर 10,000 रुपये मैंने कम पे करे होंगे, यहाँ पर मैंने 10,000 कम पे करे होंगे। और यहाँ पर बेटा अगर मैंने 10,000 कम पे करे तो आप खुद बताओ कि यहीं इसी तारीख से बेटा डेट ऑफ पेमेंट, अब जब पे कर रहा हूँ 10,000 जब गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेगी कि नहीं लेगी? गवर्नमेंट बोलेगी साहब गवर्नमेंट बोलेगी कि हमें 10,000 यहाँ मिल जाना चाहिए था, लेकिन हमें 10,000 यहाँ मिला, यहाँ मिल जाना चाहिए था,
और यहाँ मिला तो इस पीरियड का टैक्स इंटरेस्ट आप हमें देकर चलो, क्योंकि आपने इतना लेट पेमेंट करा। और अगर ऐसा नहीं होता बेटा तो गवर्नमेंट अपन को इंटरेस्ट देती, बट उसमें गवर्नमेंट ने अलग प्रोविजन बना रखा है, वो अपन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो मुद्दे की बात नहीं है, वरना लेक्चर और लंबा हो जाएगा अगर मैंने पूरे आपको इंटरेस्ट वाला पढ़ाना चालू कर दिया तो। समझ में आ रहा हो? अभी सिर्फ ये बात करेंगे किसकी, डिमांड की, रिफंड की बात नहीं कर रहा मैं, डिमांड, क्योंकि डिफरेंशियल पेमेंट निकला है, लाइबल टू पे, गवर्नमेंट नहीं दे रही बेटा, अपन को देना है। केस ये वाला है, ये वाला नहीं है, हाँ क्या ना, हाँ। यानी बेटा अब डेज कहाँ से कहाँ, अच्छा ये तारीख कौन सी सर, ये तारीख डाल दो आप। बेटा मैंने पेमेंट कब करा, 20 फरवरी को, और 20 फरवरी बेटा अगले महीने की, अगले महीने नहीं अगले साल की है, नेक्स्ट ईयर। यानी बेटा एक चीज़ देखो, 20 सितंबर से चालू हो जाओ, जुलाई अगस्त सितंबर में कितने दिन होते हैं बेटा, 30 दिन होते हैं, 30 दिन, और 30 में से 20 तो ये चले गए, 30 में से 20 तो ये चले गए, तो 10 दिन तो किसके, सितंबर के। और उसके बाद गिनो, सितंबर के बाद क्या आएगा बेटा, अक्टूबर। देखो यहाँ मैं लिखता जाता हूँ बेटा, 10 दिन तो, अरे पेन तो चेंज कर लो सर, ये देखो बेटा 10 दिन किसके, सितंबर के, प्लस सितंबर के बाद बेटा आता है अक्टूबर, क्या आता है, अक्टूबर के कितने दिन, 31 दिन। अक्टूबर के बाद आता है बेटा नवंबर के कितने दिन बेटा, 30 डेज। नवंबर के बाद आता है बेटा दिसंबर के कितने दिन बेटा, 31 डेज। फिर आता है बेटा दिसंबर के बाद जनवरी के कितने दिन बेटा, 31 डेज। और उसके बाद फरवरी, क्या आता है, फरवरी बेटा, फरवरी के कितने दिन, 20 तारीख यहाँ लगा दी तो 20 दिन। बोलो हाँ के ना। अब बेटा मैं फटाफट इसको ऐड करने वाला हूँ, तो 10 + 31 + 30 + 31 + 31 + 20 153 बेटा, मेरा 153 आ रहा है कि नहीं है, हाँ सर। तो बेटा 153 डेज यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। अब मुझे ऑप्शन बता दो, 184 153, ऑप्शन नंबर बी बेटा 100% करेक्ट, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, 92 और 204 हो ही नहीं सकता, तो 153 डेज इज दी आंसर। बेटा ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। बेटा इनमें से कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं वो हमें यहाँ पर बताकर चलने हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी, बेटा एंटी डंपिंग ड्यूटी ठीक है, इज इम्पोज्ड व्हेन एनी आर्टिकल इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री। बेटा क्वेश्चन क्या ध्यान रखना, क्वेश्चन है कि इनमें से फॉल्स कौन सा है। बेटा ये ध्यान रखना, बच्चा यहाँ गलती कर देता है, वो पढ़ता तो फॉल्स ही है, लेकिन ऑप्शन पढ़ते वक्त ट्रू वाला आंसर कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या होता है, अरे ये सही है, अरे ये तो सही है, लेकिन वो ये पूछ रहा है कौन सा गलत है। एक्चुअली ये माइंड के साथ खेलने की चीज़ है बेटा, एमसीक्यू के अंदर आपके दिमाग के साथ खेला जाता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना कि एमसीक्यू के अंदर आपके दिमाग के साथ खेला जाता है, तो बस वहीं पर ही आप सावधान हो जाओगे, आपका दिमाग अलर्ट हो जाएगा। फॉल्स दिखते ही दिमाग को अलर्ट कर लो, नो वर्ड, नॉट, नो, फॉल्स, इनकरेक्ट, इन शब्दों को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि आंसर उल्टा निकलेगा, उल्टा, सही नहीं बताना, गलत बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। नॉट, नो, इनकरेक्ट, फॉल्स, इन शब्दों में बेटा ध्यान देंगे कि नहीं देंगे, देंगे सर। आ जाओ बेटा। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इम्पोज्ड व्हेन एनी आर्टिकल इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री टू इंडिया, मतलब किसी दूसरे देश, फॉर एग्जांपल चाइना। एक सेकेंड, मैं एग्जांपल किसका ले रहा हूँ बेटा, चाइना का एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ बेटा एनी कंट्री, फ्रॉम एनी कंट्री टू इंडिया, मतलब चाइना से। बेटा चाइना से अगर इंडिया के अंदर एट मोर देन इट्स नॉर्मल वैल्यू, बेटा गलत बात है ना, नॉर्मल वैल्यू से मोर मतलब ज़्यादा पर थोड़ी ना, वो डंपिंग थोड़ी ना कहलाती है। डंपिंग, डंप फेंकना, ऐसे छोड़ दिया, डंपिंग। कचरा क्या करते हैं बेटा अपन, कचरा क्या करते हैं, डंप, कचरा डंप होता है। तो कचरा डंप होता है, कचरे की वैल्यू होती है क्या, नहीं, सस्ते में। अरे समझो, अपनी इंडस्ट्री की 12 बजानी ना चाइना को। चाइना क्या चाहता है कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्री की 12 बज जाए, इंडिया पूरा का पूरा मेरे पे डिपेंड हो जाए, सारा का सारा माल इंडिया चाइना से ही खरीदे, चाइना ऐसा चाहता है। तो चाइना क्या करेगा बेटा, सस्ते दामों पर, मतलब जो उसके यहाँ पर बिकता है उससे सस्ते पर वो इंडिया में फेंकेगा, इंडिया में डंप करेगा, डंप। तो इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री की 12 बज जाएगी, क्योंकि बेटा अपन सब चाइनीज प्रोडक्ट खरीदेंगे, अपन कहेंगे सस्ता है भाई साहब, इंडिया वाला तो महंगा बेचता है, ये चाइना वाला सस्ता है, इसका माल खरीदो। तो गवर्नमेंट उस वक्त क्या करेगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर उसका प्राइसेस बढ़ा देगी, उतना ही बढ़ा देगी जितना उन्होंने सस्ता करा, तो नॉर्मल वैल्यू पर आ जाएगा। हाँ क्या ना, हाँ। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि करेक्ट है बेटा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, क्योंकि बेटा नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा पर नहीं, नॉर्मल वैल्यू से कम पर है, तो इसका मतलब तो बेटा यही आंसर हो गया। क्या बात है, पहला ऑप्शन ही आंसर हो गया, पहला अपन ने समझा, पहले ऑप्शन आंसर हो गया। लेकिन बेटा स्टिल आगे के ऑप्शन तो पढ़ने पड़ेंगे ना, घास तो ना काट सकते हैं। हाँ बात तो सही सर, आगे के ऑप्शन तो पढ़ने पड़ेंगे। तो बेटा आगे के ऑप्शन पढ़ते हैं अपन, चलो। सेफ गार्ड ड्यूटी, बेटा सेफ गार्ड ड्यूटी 8B में आती है,
किस में आती है? 8B में। शेल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन आर्टिकल्स इंपोर्टेड बाय 100% EOU और SEZ। बिल्कुल सही है बेटा, स्टडी मटेरियल देख सकते हो इंस्टीट्यूट का, आप टेबल बना के दे रखी है उन्होंने कि 100% EOU और SEZ के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होता सेफगार्ड। अगर आप 100% EOU और SEZ के लिए इंपोर्ट कर रहे हो तो, इंपोर्ट इन्होंने करा गया है तो बाय 100% EOU और SEZ अगर इंपोर्ट करके ला रहा है तो सेफगार्ड नहीं लगेगी। सेफगार्ड शेल नॉट इम्पोज ऑन आर्टिकल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री। बेटा एक डेवलपिंग कंट्री की बात हो रही है यहाँ पर, और आप सब जानते हैं बेटा अगर एक डेवलपिंग कंट्री से आ रहा है तो 3% होता है, और एक से ज़्यादा से आ रहा है तो 9% होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि वहाँ पर भी इम्पोज नहीं होगा। अगर 3% और उससे कम है तो शेल नॉट बी इम्पोज। और चौथा आ रहा है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट में। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे शेल लगता है क्या? कभी कभी लगता है, बाकी हमेशा में ही लगेगा। एग्जेम्प्ट नोटिफाइड क्वांटिटी ऑफ एनी आर्टिकल व्हेन इंपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री इनटू इंडिया और होल। बेटा ये गवर्नमेंट, हमेशा गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी भी तरीके की सेफगार्ड ड्यूटी को। जहां उसे लगता है कि सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए वहां वो उसे एग्जेम्प्ट कर सकती है। यानी बेटा अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ए ऑप्शन, अपन ने बोला था ना। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, यही एक स्टेटमेंट है जो गलत है। बोलो हाँ सर, समझ में आ गई बात। आगे चलें? हाँ सर आगे चलो। आगे आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसके बाद कौन सा एक बार देख लें? इसके बाद MCQ है क्या? नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 MCQ नहीं है, ये देखो। और बेटा ऐसा क्वेश्चन यार, आपकी सौगन, क्वेश्चन नंबर 14, आपकी कसम खा रहा हूँ, आपकी कसम, ITC वाले अमेंडमेंट्स के अंदर बेटा ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। 14 क्वेश्चन नंबर 14 से 10 गुना बड़ा क्वेश्चन मैंने ITC वाले चैप्टर में कवर करा है, रूल नंबर 43 के ऊपर। उससे बढ़िया क्वेश्चन आपको YouTube पर मिल ही नहीं सकता। क्या बोल रहा हूं मैं? चैलेंज कर रहा हूं साहब, चैलेंज कर रहा हूं, सीधा सीधा चैलेंज है साहब। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, किसका? रूल नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 नहीं, रूल 43। मैंने क्या बोला? रूल 43 का जो हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है बेटा, वो ITC वाले लेक्चर में, ITC का जो अमेंडमेंट लेक्चर है मेरा इस अटेम्प्ट के लिए, नवंबर 2020 के लिए जो ITC का अमेंडमेंट लेक्चर डाला है, उसके अंदर वो पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है। पहले स्टेप्स लिखवाए हैं, फिर सॉल्व करवाया है, बहुत डिटेल्ड मैनर में सॉल्व करवाया है। तो नहीं देखा है तो दोस्त देख लो, इससे बढ़िया रूल 43 कवर करने का और कोई रास्ता नहीं है। रूल 43 आपका पूरा कवर हो जाएगा शानदार तरीके से। इससे ऊपर इंस्टीट्यूट भी बना के नहीं दे सकता आपको। ये जो 14 है ना बेटा, ये उसका बच्चा है। ये क्वेश्चन नंबर 14 जो आप देख रहे हो ना आपके RTP में, ये उसका बच्चा है जो मैंने करवाया है। वो पापा है, पापा बड़ा क्वेश्चन है बेटा, बड़ा क्वेश्चन है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 100% डाल दूंगा, या आई कार्ड जो साइड में आते हैं बेटा नोटिफिकेशन, उसमें डाल दूंगा। हाँ कि ना? हाँ ठीक है, हाँ सर पक्का देखोगे जाके, मेरे को वादा करो बेटा, वो देखोगे आप, क्योंकि मैं अपना फायदा नहीं देख रहा हूँ वहाँ पर कि मेरा अमेंडमेंट लेक्चर चल जाएगा बेटा, आपका भला हो जाएगा। अगर वो क्वेश्चन आ गया या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया, या ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको सॉल्व करना है, वो कर लोगे, ये अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए आपका भला चाह रहा हूँ। ITC चैप्टर से रूल 43 की अगर बात करें, CA फाइनल लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंस बनती है रूल 43 की, तो बेटा जरूर वो देखना आप। ठीक है, अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन बेटा अपन पार्ट 3 में और पार्ट 4 में कवर कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट? देखो मैंने कहा ना बेटा, इनकरेक्ट, फॉल्स, नॉट, नो, इन वर्ड्स पे फोकस रखना है। क्या बोला इसने? फिर से वही चीज पूछ रही है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। इन रिलेशन टू रिफंड प्रोविजंस अंडर द कस्टम्स एक्ट। बेटा कस्टम्स एक्ट का रिफंड चैप्टर की बात हो रही है। इंस्टीट्यूट का मटेरियल अगर आपने पढ़ा है तो उसमें रिफंड चैप्टर अलग से दे रखा है कस्टम्स एक्ट की बुक के अंदर। मैं स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूं बेटा, है ना। पहला ऑप्शन बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड, इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड। इंटरेस्ट बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड का सेक्शन है 27A। कौन सा सेक्शन है? 27A, इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड। किसके अंदर बेटा? कस्टम्स के अंदर। ठीक है, और वहां पर बिल्कुल क्या बोल रही है, इज पेबल टू द रेसिपिएंट ओनली इफ ड्यूटी ऑर्डर्ड टू बी रिफंड इज नॉट रिफंडेड विद इन। बेटा बिल्कुल सही है, इंटरेस्ट तभी दिया जाएगा जब 3 महीने तक, अगर फॉर एग्जाम्पल देखो मेरी बात सुनो, आपने एप्लीकेशन लगाई, उससे 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपको नहीं दिया गया तो बेटा उसके बाद में जितना भी पीरियड आगे निकलेगा, देने की तारीख तक, डेट ऑफ पेमेंट तक, उस पर बेटा इंटरेस्ट लगेगा, उस पर बेटा इंटरेस्ट लगेगा। तो 3 महीने का पीरियड गवर्नमेंट यहाँ पर लेके चलती है, 3 महीने का पीरियड। तो वही लिखा हुआ है कि इज नॉट रिफंडेड 3 मंथ, तो इंटरेस्ट यहाँ पर लगेगा ओनली इफ 3 महीने तक ड्यूटी पे नहीं होती फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की तारीख से। 27A। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि करेक्ट है बेटा? ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला आ रहा है आपके पास, इफ इंपोर्ट्स वर मेड by an individual for his personal purpose, the amount of duty found refundable। ओ इंडिविजुअल पर्सनल पर्पस, बेटा हाँ बिल्कुल सही है। अमाउंट ऑफ ड्यूटी फाउंड रिफंडेबल इज पेड टू द एप्लीकेंट इंस्टीड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। बेटा स्टडी मटेरियल के अंदर केस बना रखे हैं कि ये वो सारे केस है जहां पर रिफंड दे दिया जाएगा, स्टिल कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाला जाए। यानी कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ना डालकर, CWF में ना डालकर, किन किन केसेस के अंदर
इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। उस केसेस की लिस्ट बना रखी है और उसमें लिखा हुआ है कि अगर इंडिविजुअल ने पर्सनल पर्पस के लिए मंगाया है, पर्सनल यूज के लिए मंगाया है, तो वहां पर उस इंडिविजुअल को रिफंड दे दिया जाए। देख लो ये लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ रिफंड द अमाउंट ऑफ ड्यूटी है बेटा वो रिफंड कर दी जाएगी किसको, एप्लीकेंट को, इंस्टीड ऑफ क्रेडिटेड टू CW। मतलब CWF में बिना भेजे, CWF में नहीं भेजकर किसको दे देंगे, एप्लीकेंट को रिफंड दे दिया जाएगा। ठीक है कि नहीं है बेटा, ये भी आपका सेक्शन नंबर 27 ही है, ये भी आपका सेक्शन नंबर 20, ये 27A था, ये 27 का शायद मेरे हिसाब से बेटा यहाँ पर 2 है, सब सेक्शन 2, 27 का सब सेक्शन 2 है, जाके देखना आप एक बार सेक्शन, मेरे को जहाँ तक याद है 27 का 2 है। फिर आ रहा है बेटा एप्लीकेशन फॉर रिफंड हैज़ टू बी मेड विद इन 1 ईयर ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। बिल्कुल सही बात है बेटा, एप्लीकेशन फॉर रिफंड हैज़ टू बी मेड विद इन 1 ईयर, 1 महीने के अंदर ही करनी होती है। वेयर ड्यूटी इज पेड अंडर प्रोटेस्ट। ओ अरे रुको भैया, अंडर प्रोटेस्ट बेटा, अंडर प्रोटेस्ट के केस में कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। सेकंड प्रोवाइजो टू 27(1), क्या बोला मैंने, सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 27(1), अरे बोलो, अरे यार यहाँ कंफ्यूज होगा बच्चा, सुनना, रुको बेटा, मैंने आधा बोल के हाँ कर दी थी, मैंने यहाँ तक ही पढ़ा था बेटा। यहाँ एप्लीकेशन 1 साल के अंदर लगानी पड़ती है, बिल्कुल सही बात है, इसमें गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है कि 1 साल के अंदर ही लगानी पड़ती है। लेकिन अगर अंडर प्रोटेस्ट है, वेयर द ड्यूटी इज पेड अंडर प्रोटेस्ट, शब्दों पे ध्यान देना, अंडर प्रोटेस्ट, तो बेटा उस केस में सेकंड प्रोवाइजो इंसर्ट होता है। उस केस में कौन सा लगता है, 27(1) का सेकंड प्रोवाइजो एप्लीकेबल होता है। और सेकंड प्रोवाइजो ये बात बोलकर चलता है कि अगर अंडर प्रोटेस्ट आपको रिफंड चाहिए, अंडर प्रोटेस्ट के केस में आपने एप्लीकेशन फॉर रिफंड लगाया है, तो वहां पर बेटा कोई टाइम लिमिट नहीं होती, कभी भी लगाया जा सकता है। क्या बोला मैंने, एप्लीकेशन रिफंड के लिए कभी भी लगाई जा सकती है, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती। समझे कि नहीं समझे, जाके पढ़ सकते हो बेटा। सेकंड प्रोवाइजो कहाँ है सर, स्टडी मटेरियल के अंदर। मैं फिर कहता हूँ कस्टम के लिए किसी टीचर की बुक, कोई बूस्टर काम नहीं करता साहब, कोई बूस्टर काम नहीं करता, सीधी सी बात है, स्टडी मटेरियल जिंदाबाद। समझे कि नहीं समझे, समझ गए सर, बाकी आपकी इच्छा है बेटा। आगे आ रहा है बेटा, डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज एप्लीकेबल। क्या बोला, डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज एप्लीकेबल इफ रिफंड ऑफ ड्यूटी इज रिलेटेबल टू ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी। बेटा ये एक्सेप्शन में है, डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का जो एक्सेप्शन दे रखे ना, कि कहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लगता, कहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लगता, ये भी बेटा आपके स्टडी मटेरियल में दे रखा है। कहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लगता, कहां नहीं लगता बेटा, जहां पर रिफंड ऑफ ड्यूटी हो रहा है, रिफंड ऑफ ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी के लिए। बेटा ये देखो, रिफंड किसका है, ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी का है, किससे रिलेटेबल है, क्या बोला मैंने, इधर देखो, रिफंड ऑफ ड्यूटी अगर रिलेटेबल है, किससे रिलेटेबल है, ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी से, ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी से, तो बेटा उस केस के अंदर ये डी है बेटा, ये गलत हो गया थोड़ा सा, इट इज डी, ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी। बेटा ये एक्सेप्शन है किसका, डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। बेटा मैं अभी यहाँ पर आपको डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट पूरा नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ये तो सिर्फ MCQ की बात है, डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। लेकिन आप समझ के ले लो इस बात को कि ये इसका एक्सेप्शन है, और ये बोल रहा है इज एप्लीकेबल नहीं होगा, ये बोल रहा है इज एप्लीकेबल। बेटा इज एप्लीकेबल नहीं होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो 2 स्टेटमेंट बेटा देखो, इधर आओ, कौन कौन सा गलत हुआ बेटा, फर्स्ट बिल्कुल सही था, पर्सनल पर्पस बेटा 27(2) बिल्कुल सही था, लेकिन ये गलत था बेटा, अंडर प्रोटेस्ट के लिए 1 ईयर नहीं होती है। और बेटा 4th भी गलत था, एप्लीकेबल नहीं होता, अनएप्लीकेबल होता है, वो एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन का मतलब ही क्या होता है, अपवाद। यानी कि बेटा सही कौन कौन से थे, उससे मतलब नहीं सही कौन कौन से थे, देखो फिर गलती कर दोगे, क्वेश्चन मत भूलना, गलत कौन कौन से थे ये बताना है, बताना क्या है, गलत कौन कौन से थे। तो बेटा जब मैं ये बताने जाऊंगा कि गलत कौन कौन से थे, तो बड़ा ही आसान है, 3rd और 4th गलत है। ऑप्शन नंबर सी, जहां तक मुझे दिख रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। बेटा लॉजिक के साथ मेरी बात को सुनना, लॉजिक के साथ सपोर्ट, हर जगह मैंने सेक्शन का सब सेक्शन का हर जगह सपोर्ट दिया बेटा, और मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखाया, मतलब सॉल्यूशन भी करा है, सपोर्ट भी दिया है, लॉजिक भी दिया है, एग्जाम्पल भी दिया है, और करके भी दिखाया है। आई होप बेटा इसी के साथ अगर आप RTP कवर करते हो इन लेक्चर्स के साथ, तो आपको बहुत फायदा होगा। RTP अगर देखो बेटा, होता क्या है, पूरे दिन पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, कितने एडवांस मैनेजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कितने अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो बेटा कहीं पर ऐसा लगता है कि साहब RTP लगा के अगर सॉल्व करते हुए देख लेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये तो MCQ है। मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आपको हाथ से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी बेटा। बट मैं कहीं ना कहीं सॉल्व करा दूंगा, तो फटाफट आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे, रिकॉल हो जाएंगे। और बेटा टाइम इसलिए लगाता हूँ क्योंकि रिवीजन करवाता हूँ मैं। यहाँ पर बेटा क्वेश्चन पढ़कर ऑप्शन देके नहीं निकल रहा हूँ,
मैं खड़ा होकर चिल्ला नहीं रहा हूं ऐसे ऐसे करके कि ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5, समझ रहे हो? तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझो दोस्त कि नाम ही क्या है बेटा, रिवीजन टेस्ट पेपर। आप खुद सोच के देखो, रिवीजन टेस्ट पेपर की बात हो रही है तो रिवीजन तो कराना पड़ेगा ना बच्चे को, भागना थोड़ी ना है, भागना नहीं है साथ, पढ़ाना है, भागना नहीं है, पढ़ाना है, ठीक है? ओके सर। तो बेटा आई होप बेटा आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। अगले लेक्चर में बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन बेटा पढ़ते रहो, जम के पढ़ो बेटा, मम्मी पापा के लिए पढ़ो और अपना नाम रोशन करो और फटाफट से सीए फाइनल क्लियर कर हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करो, मेंबर बनो इंस्टीट्यूट के। और बेटा मेंबर फ्री में नहीं बनते हैं, मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है। हाँ, ठीक है। तो चलो बेटा, ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।